तो आज की मेजर न्यूज़ है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो चुका है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। यूके और चाइना के रिलेशंस यहाँ पर वापस से बिल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं एंड यूजीसी से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं वो स्टे कर दी गई हैं। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेजरली कॉन्स्टिट्यूट क्या करेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। इससे आपका फायदा क्या होगा कि जब आप इकोनॉमी में उसको एक्चुअली में पढ़ना शुरू करोगे तो आप इवन रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, है ना। तो आई बिलीव कि अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको वो चीज़ें डाल दूँ, है ना, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आए भी हैं तो मैं नंबर्स आपको डाल दूं, जब उसका मतलब ही आपको समझ में नहीं आएगा तो देयर इज नो पॉइंट पुटिंग अप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा रहता है कि जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं टिल एडवांस लेवल, एटलीस्ट उनको एक लेमैन टर्म्स में एक आम इंसान की तरह चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू से, एंड जो भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़ से रिलेटेड वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द डेट ऑफ 30 जनवरी 2026। तो सबसे पहले आपकी जो सिंपल दूसरी अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे वाली न्यूज़ है वो देखेंगे, बट एंड में आप देखोगे कि सारे इकोनॉमिक सर्वे वाले जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या डेटा कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। देन यूके के जो स्टार्मर है, ठीक है, सिग्नल्स चाइना रीसेट इन डिस्कशंस विद शी जिनपिंग। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप वो बीजिंग के साथ यहाँ पर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब रिपीटेडली आप सिनेरियो खुद समझो, है ना, कि ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन है एंड द नेटो नेशंस हैं। अब रिपीटेडली उनको क्या हो रहा है, थ्रेट मिल रहा है, किससे? ट्रंप से मिल रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि ग्रीनलैंड वाले रीजन के पीछे पड़ गए, है ना। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है और उसके बाद बोल दिया कि कोई भी ऐसा नेशन जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। तो ये धमकाने वाली जो चीज़ है ना, हर एक नेशन को कभी पसंद नहीं आती है। कोई पीसफुल जो डिसीजन लिया जाता है, कंसेंसस डिसीजन लिया जाता है, दोनों कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं। बट इस तरीके से आप अपनी हार्ड पावर को यूज करना चाह रहे हो, अपनी हेजेमनी को बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज है कि अभी यूएसए की तो नजर में आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन, नेटो एंड यूके ऑल टुगेदर अगर हम देखें तीनों को, तो ये अब परेशानी के लिए ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि अब आप देखोगे कि इस सिचुएशन में जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उस टाइम पे भी यूक्रेन की बैकिंग के लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन खड़ा था काफी हद तक, है ना। एंड तभी अभी तक वो पीस डील भी इतना अच्छे से तरीके से स्ट्राइक भी नहीं हो पाई है। एंड एक पर्सपेक्टिव वो है। उसके बाद आप देखोगे कि इवन के ग्रीनलैंड के मुद्दे पे यहाँ पर यही सेम सेट ऑफ कंट्रीज या नेशंस जो है वो इन्वॉल्व है। तीसरी चीज है बिजनेस के फ्रंट पे, जिसमें हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो चाइना जो एक वाइटल प्लेयर की तरह ग्लोबल स्टेज पे नजर आता है। उनके साथ आप देखो कि अब यूएसए को डायरेक्टली टक्कर यहाँ पे चैलेंज करने की हिम्मत इस साल चाइना ने दिखाई, है ना। तभी उसके बाद तो रिटेलिएटरी टैरिफ्स उन्होंने भी लगा दिए, चाइना ने भी। तो एक आप कह सकते हो की प्लेयर की तरह नजर आता है चाइना। एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे कि नेशंस विल स्टार्ट बॉयकॉटिंग यूएसए ऑल टुगेदर, है ना। तो इससे क्या होगा कि अब कोई बिजनेस, अगर आप अभी यूएसए बोल रहा है कि मैं आपको बिजनेस नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके कंट्रीज बोलेंगे हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करते हैं, यूएसए को भी कोई बिजनेस नहीं देने वाला। ऑल्दो इट विल नेवर हैपन, ऐसा एकदम से तो नहीं होने वाला, बट ये ग्लोबली जो है वो चीजें ऐसे इस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि वील मेक प्रोग्रेस, एंड इवन चाइना की तरफ से भी पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में इनको भी कुछ अच्छे से यहाँ पर डील मिल जाए। कैसे कैसे अब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो कनाडा में लास्ट ईयर जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना को विजिट करते हैं, उनके साथ चाइना के साथ उनकी एक डील हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, जो कि अगेन यूएसए को पसंद नहीं आती। उसके बाद कनाडा के ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं, है ना। तो यही सेम चीज अब कितनी ही बार यूएसए किसके साथ कर लेगा, है ना। वहां आप अपने लोगों को तो भुखमरी से मरने से रहे, है ना। तो वो चीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड सेल्फ सफिशिएंसी इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं हो पाती है, डिपेंडेंसी ग्लोबलाइजेशन के एरा में बहुत ज्यादा रहती है ना। तो अब ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी विद कि जैसे चाइना के साथ या इवन रशिया के साथ रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं कंट्रीज के, चाहे इकोनॉमिक टाइज के थ्रू, चाहे डिप्लोमेसी के थ्रू या किसी भी तरीके से, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। देन यूरोपियन यूनियन ने अब क्या कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है ईरान की आईआरजीसी को। आईआरजीसी की फुल फॉर्म क्या है, ईरान पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, उनको अब ईरान के अंदर है। यूरोपियन यूनियन ने उनको यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो कि उसको ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। एंड रीजन बीइंग कि वो अट्रॉसिटीज को कमिट कर रहे हैं विद इन द टेरिटरी इन द रीजन, और यू कैन से इन ईरान, ठीक है। तो इसी वजह से जो आसपास के जो अब खमीनी की गवर्नमेंट है बेसिकली, उनको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए जो आईआरजीसी जो है अब ये कमिट कर रहे हैं अट्रॉसिटीज, जो कि अब ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। एंड यूरोपियन यूनियन ने अब सैंक्शंस लगा दिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देन ताइवान ने भी प्रैक्टिस किया है रिपेलिंग अ चाइनीज असॉल्ट फ्रॉम द सी, ठीक है। तो अब रिटेलिएटरी यहाँ पर एक रिपेलिंग चाइनीज असॉल्ट फ्रॉम द सी, एक तरह से क्या किया उन्होंने, इंटीग्रेटेड शोर लॉन्चिंग मिसाइल जो है, ड्रोन्स जो है,
हैं, पेट्रोल बोट्स जो हैं उनको भी लॉन्च किया, ठीक है। तो क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखोगे न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो चाइना है उन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था, क्या था उसका नाम, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो जो ड्रिल है अब उन्होंने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। अब एक तरह से ताइवान जहाँ पर पहली बार डिटेक्ट कर रहा है एक अननोन बोट को एंड देन सेंड्स ड्रोन्स टू इन्वेस्टिगेट, ऐसी लाइक सिचुएशन जो है वो मतलब एक तरह से वॉर की प्रिपरेशन जो है उनकी तरफ से भी यहाँ पर रिटेलिएटरी बेसिस पे नजर आती है। देन सुप्रीम कोर्ट जो है सीक्स एंड अबेंस 2026 के यूजीसी कैंपस इक्विटी रूल्स को एंड इसको बोलते हैं टू स्वीपिंग। अब पूरी मैं स्टोरी आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्या है कि अब हमारे पास जो 2012 के यूजीसी के रूल्स हैं, है ना, 2012 के यूजीसी के रूल्स है, उसके बाद अभी 2026 के अंदर जो रूल्स पास हुए इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हमने पहले डिस्कस की थी, और एक स्पेसिफिक क्लॉज है जो कि इनिशियली ड्राफ्ट के अंदर था बट उसको लेटर ऑन फाइनलाइज करने से पहले ड्रॉप कर दिया गया। दैट वाज कि कोई भी अगर माइनॉरिटी ग्रुप से है, ठीक है, ड्राफ्ट में ये चीज़ थी कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप से है अगर उसके ऊपर किसी तरह की एट्रॉसिटी कमिट होती है तो अब वो केस जो है दर्ज कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर कोई नॉन माइनॉरिटी है, ठीक है, कोई जनरल कैटेगरी से है, अगर उसके ऊपर भी किसी माइनॉरिटी के द्वारा कुछ भी एक्ट किया जाता है तो वो भी केस दर्ज कर सकता है। बट फाइनलाइज करते हुए जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ कही गई कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ही अगर कुछ ऐसा होता है तभी केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तो इक्वालिटी की तरफ चल रहे होते हैं ना, एंड अगर हम बोलते हैं कि हम किसी भी तरह की यहाँ पर इनइक्वालिटी को नहीं स्प्रेड कर रहे बेस्ड ऑन कास्ट, दैट डज नॉट मीन कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें कास्ट ही मेंशन कर दोगे। दैट पॉसिबली या क्या दैट डेफिनेटली डिक्लेयर्स कि एक थिन लाइन है, ठीक है, जो कि कास्टिज्म पे के ऊपर डिपेंडेंट है अभी भी, कि हमें तो कास्ट वर्ड यहाँ पर इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए था। माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अगर आप कर रहे हो ये सारी सिचुएशन तो आप खुद के पैर पे यहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आपको जनरल इश्यूज जैसे कि रैगिंग को यहाँ पर देखना चाहिए था, है ना, कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आया जनरल कैटेगरी से, उसके ऊपर रैगिंग कमिट की जाती है बाय माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, है ना, तो अब वो क्या करेगा कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है इन दैट सिचुएशन, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस उस चीज़ को यहाँ पर परमिट नहीं करती हैं। तो इन रिटर्न अगर वो माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं जो कि सीनियर्स हैं वो अब उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं तो उसका तो करियर खत्म हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में यूजीसी क्या करेगा? तो इसी वजह से यूजीसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन्होंने बोला है कि ये रूल्स तो किसी भी तरीके से यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है, कि आप कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कीजिए, जब तक हम यहाँ पर स्टे लगा रहे हैं 2012 के जो रूल्स है वही एप्लीकेबल होंगे। देन गुजरात रिपेल्स फार्मर रिपेल्स क्लॉ अटैक फेसेस हैंडकफ्स। तो यहाँ पर अब क्या सिचुएशन होती है, गुजरात के अंदर अब एक लेपर्ड जो है वो क्रॉस कर रहा था, मे बी जो अब कही हुई बात है, तो अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि एक लेपर्ड को इन प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, जो पर्सनल डिफेंस हम जिसको बोलते हैं, डिफेंस के लिए अब जो मार दिया गया बाय फादर एंड हिज सन, ठीक है। तो अब क्या उन्होंने यहाँ पे स्टोरी बताई है कि उनके साथ इंसिडेंट क्या हुआ है कि उनके जो फादर है वो बाहर सो रहे थे एंड एकदम से लेपर्ड आता है, उनका हाथ पकड़ के खींचने लग जाता है, जब वो चिल्लाए उनके बेटे ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो अब जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, केस भी दर्ज कर लिया जस्ट टू मेक श्योर कि क्या जो लेपर्ड है वो अब पीसफुली पास कर रहा था एंड डर में आके इन्होंने इसको मार दिया है क्या, इसके ऊपर फाइनली यहाँ पर अभी डिसीजन लिया जाना है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड स्टेट्स टू इवॉल्व प्लान्स ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स वेजेस। तो यहाँ पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला है कि जो सूटेबल मैकेनिज्म्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आने की जरूरत है। क्यों? ताकि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आ सके और बेनिफिट दिया जा सके उनको मिनिमम वेजेस एक्ट का एंड जो लेबर कोड्स हैं एंड इवन कोड्स ऑफ वेजेस हैं ऑफ 2019, क्योंकि मोस्ट एक्सप्लॉइटेड यू कैन से जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आते हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर इनको कवर किया जाना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो वर्कर्स की डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर अपनी जो चीज़ें यहाँ पर इनकलकेटेड होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है इनको इंक्लूड करके एक कॉमन कंसेंसस पे आके फाइनली लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का टाइम आ गया है कि जो मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री उनको यहाँ पर अब लीगल प्रोटेक्शन दी जा सके, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये हिदायत दी गई है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत एंड कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 के अंडर यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। देन CAG फ्लैग्स serious irregularities in tendering financial management in Yetana Hall project। तो अब यहाँ पर इशू क्या क्रिएट हो रहा है? इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान जो कि अब बनाया जाना था किसके द्वारा, अब वो प्लान किस तरीके से बनाया जा रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अब स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था। अब उसके अंदर इनिशियल जो कॉस्ट थी वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 8,323.5 करोड़ थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है सरकारी काम में, आपको पता होता है ना कि टेंडर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड जितना भी टेंडर में जो सबसे लीस्ट अमाउंट यहाँ पर भरते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको टेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट CAG ने यहाँ पर ये बोला कि ये तीनों होल प्रोजेक्ट जो है
इसका कॉस्ट बाय 179% इंक्रीज हो गया। नियर कंप्लीशन भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर दिखाई। तो वो भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखो कि 8,323 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट है वो आप किसी सिंगल एंटिटी को तो नहीं दे दोगे, ठीक है। आपको मल्टीपल पार्ट्स में या मल्टीपल फेजेस में अगर उसकी डेवलपमेंट चाहिए तो आप डिफरेंट जो टेंडर्स निकालते हो तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को आप दोगे, है ना, बेस्ड ऑन कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन कि कितनी जल्दी वो उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि उनका पास्ट कंपनी का कैसा रहा है, कि वो एक्चुअली में नई कंपनी तो नहीं है कि जिस वजह से आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें तो इंस्पेक्शन के अंडर करनी जरूरी होती है ना, टेंडर भरने से पहले, यही तो मेजर चीज़ होती है। तो अब उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द टेंडर्स हैं, जिसमें से आप कहोगे कि 67% ऑफ द वर्क जो हुआ है अभी, है ना, वो डिफरेंट व्यक्तियों के द्वारा नहीं हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 80% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क जो है वो अब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया, उनकी असेसमेंट किए बगैर कि कितना उनको एक्सपीरियंस है, कितनी जल्दी वो काम खत्म कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। एंड 67% ऑफ द वर्क्स जो कि 14,805 करोड़ का काम है वो अब 7 कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में बांटा गया। मतलब उनमें से एक कंपनी ऐसी थी जिसमें 11 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वर्थ 5,216 करोड़ रुपीस था, वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया जिसके पास इतना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये एक तरह से सिग्निफिकेंट रिस्क एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट को पहली बात तो दर्शाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली कि बिल्कुल सरकार का यहाँ पर ओनरशिप ही खत्म हो जाता है चीज़ों को लेकर कि उनको ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड चेक्स वगैरह सब कुछ करने चाहिए थे, है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट ने कहा है कि अनड्यू फाइनेंशियल फेवर जो है सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ किया है, जिसमें नॉन रिकवरी ऑफ एक्सेस कॉस्ट ऑफ पाइप मटेरियल्स, एक्स्ट्रा पेमेंट्स फॉर वर्क्स ऑलरेडी डन कवर्ड अंडर द टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रीमेच्योर रिलीज जो रिटेंशन ऑफ द मनी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, जो एक्स्ट्रा पैसे जिस काम के लिए भी गया हुआ था ना, वो भी सरकार ने यहाँ पर वापस नहीं लिया है। तो मतलब एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ये अब फेवरेटिज्म यहाँ पर सरकार की तरफ से नजर आती है, सीएजी की रिपोर्ट ने सिंपल सी बात बताई है। देन इंडिया अप्रिशिएट्स यूएस एट यूनाइटेड नेशंस फॉर एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। तो अब उन्होंने यहाँ पर रेजोल्यूशन जो हमारे डिफरेंट नंबर्स के अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन होते हैं, तो रेजोल्यूशन नंबर यू कैन से कि 2803 के अंडर अब इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट यू कैन से एट द सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने यहाँ पर सराहना की है यूनाइटेड स्टेट्स की कि इंडिया जो है हमेशा से ही चाह रहा था कि इंडिया ने तो ऑलरेडी पैलेस्टीन को आप कह सकते हो फर्स्ट नॉन ऐसी मुस्लिम कंट्री थी इंडिया जिसने 1988 में ही पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट यू कैन से कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया था, है ना, कि वी ड्यूली एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो अब ट्रंप ने ये डिसीजन दिया कि 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे प्रपोज होनी चाहिए, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में अब यूएसए की यहाँ पर सराहना करते हुए बात बोली है। एंड उन्होंने बोला है कि हम अब टेररिज्म को किसी भी तरीके से केटर नहीं करना चाहते, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही थी। तो यहाँ पे टेररिज्म जो है वो सिविलाइज सोसाइटी में उनका कोई पार्ट नहीं होता, उनको कंडेम करना चाहिए हर एक तरीके से इन एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसे भी वो आती हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उन्होंने यहाँ पर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए एंड डी रेडिकलाइजेशन की जानी चाहिए, इसको टेरर फ्री जोन बनाया जाना चाहिए एंड ये एक तरह से थ्रेट जो है नेबर्स को अगर वो पोज करता भी है तो उसको ख़त्म किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके एंड उसको रीडेवलप किया जा सके एंड बेनिफिट मिले किसको, लोगों को, पीपल ऑफ गाजा। एंड ऑल टुगेदर यहाँ पर बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमें भी एलिवेट करनी चाहिए द सफरिंग ऑफ द पैलेस्टीनियंस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। देन अहेड ऑफ पीएम्स विजिट इंडिया स्ट्राइक्स बैलेंसिंग एक्ट होस्ट अरब फॉरेन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर सिंपल से आपके यहाँ पे न्यूज़ यही है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 4 दिन के इजराइल की ट्रिप पे यहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर जेरूसलम वगैरह वो सारी जगह जाने वाले हैं, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया भी नहीं आए, ऑलरेडी उनका डिले चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। वो क्यों रीजन उसके पीछे का समझ में आता ही है कि यूएसए इवन इजराइल, है ना, थोड़ा सा धोखाधड़ी वाला सिचुएशन लगती भी है, पर चलो उससे पहले इंडिया जो एक न्यूट्रल स्टांस को अपनाते हुए यही चीज़ को कर रहा है कि इजराइल जाने से पहले कहीं ऐसा ना लगे अरब नेशंस को कि इंडिया जो है इजराइल के साथ वापस से यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो एक डिप्लोमेसी को यहाँ पर इनैक्ट किया जा रहा है एंड स्पेसिफिकली क्या है कि अब इंडिया ने होस्ट किया है किसको, अरब वर्ल्ड को और इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को। एंड इस मीटिंग के अंदर आप देखोगे कि कौन से जो इजिप्ट के हैं आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव हैं, देन
यू कैन से जॉर्डन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, देन कतर के मिनिस्टर हैं, पैलेस्टीन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ रही है, इजिप्ट की तरफ से आ रही है। तो ये जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं ना, ये अब यहाँ पर आएंगे एंड उनके साथ एक कॉमन कंसेंसस पे बात होगी कि क्या इंडिया का स्टैंड है, क्या इंडिया किस तरीके से काम करना चाहता है। अब मतलब ऐसे आना कि अब दो दुश्मन है, उसके बीच में कोई न्यूट्रल फ्रेंड है, वो इधर वाले को भी समझाएगा, इधर वाले को भी समझाएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि एटलीस्ट आप दोनों की दुश्मनी में मैं ना लपेटा जाऊँ। तो बस वैसी वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। देन अब हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो न्यूज़ है आपकी। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम इन जनरल टर्म्स, इन लेमैन टर्म्स क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, ये पिछले 1 साल का, ठीक है। तो अब हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है ये एक्चुअली में इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही रिलीज होता है, बट इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा रिलीज किया जाता है ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड आप कह सकते हो कि इसकी प्रेपरेशन कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो इनकी प्रेपरेशन करते हैं। अब ये होता है हमारा क्या, इको सर्वे। एक आता है हमारा बजट। बजट आता है कि बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, किस तरीके से हमें पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है कि इन हिदायतों को जो कि हमारी बजट या इको सर्वे के अंदर दी गई हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे पैसा यूटिलाइज करना है एंड किस तरीके से हमें ग्रोथ लेकर आनी है, ठीक है, कि हमें अपने रिस्क को कितना ज़्यादा मिनिमलाइज करना है एंड किस तरीके से हम एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को एंड किस रेट पे हम उस चीज़ को कर सकते हैं अचीव बेस्ड ऑन द फैक्ट कि पिछले साल में हमारा जो इको सर्वे है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। तो यही पॉलिसीज का यही फर्क है कि बजट में सिर्फ पैसे की एलोकेशन होती है कि किस किस पॉलिसी को किस किस जो सेक्शन है, एरिया ऑफ द सोसाइटी है, ऑफ इकोनॉमी है, कितना पैसा उसको यहाँ पर मिलेगा। वेरएज किस तरीके से काम किया है सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हाथ जोड़ लो। सर्वे कॉल्स फॉर रिलैक्सिंग FRBM फॉर सेंटर बट से स्टेट्स फाइनेंसिंग आर वर्सनिंग। तो FRBM एक्ट के अंडर यहाँ पर क्या चीज़ थी। अब आप देखो कि कोविड के टाइम पे चाइना को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में थी। चाइना जो है समवॉट पॉजिटिव में नजर आ रहा था 3 और 4% से, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप देखो FRBM एक्ट है, इंडिया जो है -9% के आसपास हमारी इकोनॉमी यहाँ पर चल रही थी जो GDP थी, है ना। तो हमें लॉसेस देखने को मिले थे। तो FRBM एक्ट के अंडर यहाँ पर जो एक्चुअली में जो चेंजेस लेकर आने की बात ये की जा रही थी कि आपको जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जितना आपके पास इनकम आया है उससे ज्यादा आपको जो बजट जिसमें हम बोलते हैं कि सरप्लस है कि डेफिसिट है, उसी तरीके से जो आपको फिस्कल डेफिसिट है मतलब आपको कितना अर्निंग्स है एंड कितना आपने पैसा खर्चा है डायरेक्टली यहाँ पर, है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको डेफिसिट मतलब क्योंकि माइनस में ही वो आ रहा है वो -9.9% के आसपास था। तो सरकार को यहाँ पे FRBM एक्ट के तहत ये चीज के बारे में बता दिया गया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है एट मैक्स आप 3 से 4% के बीच में रखेंगे एंड टू बी प्रिसाइज एंड टू बी एक्यूरेट 3% से कम ये नहीं होना, 3% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आप देखो टाइम एंड अगेन FRBM एक्ट के अंडर एंड इवन की जो सरकार को हिदायत दी गई थी, इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पर क्या बताया है कि हमें डिले देखने को मिल रहा है इन स्ट्रिक्ट फिस्कल टारगेट्स जो कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर ले डाउन किए थे, कि टाइम एंड अगेन ये जो 3% वाला बार हमने रखा था इसको सरकार तोड़ती जा रही है, ठीक है, कि एक फ्लेक्सिबल बट फाइन ट्यून्ड फिस्कल पॉलिसी हमें चाहिए क्योंकि वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर है, दिख रही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, सिनेरियोज में हमें नजर आ रही है एंड जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर हैम्पर होगा क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर वॉर शुरू हो जाती है वहां पर आप ऑलरेडी देखोगे कि मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जहां पे वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा हमें ऑलरेडी नजर आ रही है, हम फोरकास्ट कर सकते हैं, तो सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। कि ये जो इको सर्वे की रिपोर्ट है वो आपको ये कह रही है कि अगले साल के लिए आप इसके लिए सतर्क रहिए कि बार बार आप ये जो ब्रीच कर रहे हैं 3% 4% का जो टारगेट हमने रखा हुआ था ये एक अच्छी बात नहीं है। तो यू कैन से कि यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स कि किसी टाइम पे भी अगर मार्केट एकदम से गिर जाती है ना तो उस टाइम पे आप संभाल नहीं पाओगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक तरह से चेतावनी यहाँ पर दी है और उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी कमिटमेंट्स को उनको उस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो अब 3% वाला जो टारगेट है उसको ब्रीच ना करे। बट ऑल्सो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को मेजरली यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि आपके जो फाइनेंसेस है तो वो तो वर्स्ट से भी वर्स्ट सिनेरियो के अंदर है, उसको भी देखते हैं कैसे। उन्होंने यहाँ पर बोला कि आप लोअर रेवेन्यूज जो आप ले लेते हो, ठीक है, आप जो सामान कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, आपकी पॉलिसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भी हो, आप काम कर रहे हो उन पॉलिसीज के ऊपर जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पर नहीं दे रही है। आपका खर्चा बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है बट उसका रिटर्न आपकी जब लेने की बारी आती है वो नहीं हो रहा है। मतलब आप हाई एक्सपेंडिचर में लो रेवेन्यू को यहाँ पर अर्न कर रहे हो विच इज अ बेसिक पॉलिसी जो कि आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में यहाँ पर हेल्प भी नहीं कर रही है।
ठीक है, आपका बिजनेस ठप होता जा रहा है इस वजह से। तो ये चीज आप उन्होंने बोली। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर कैश ट्रांसफर्स को लेकर बात की, कैश ट्रांसफर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसीज जो सरकार यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स देती है, उसके बारे में डिटेल में आगे से एक न्यूज भी आएगी वुमेन से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए कि सरकार को यहाँ पर यही बोला गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो आप दे रहे हो इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत वेरियस सोशल स्कीम्स के अंडर, वो चीज यहाँ पे आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अलाइन करने पड़ेंगे अपने सारे के सारे गोल्स को। एंड यहाँ पे सर्वे ने बोला कि हमारा जो 9.2% ऑफ द जीडीपी यहाँ पर स्पाइक हुआ था ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर ऑफ 2021, 2020 एंड 2021, जो सेंटर की फिस्कल डेफिसिट जो है टारगेट पे कितना था कि 4.4% एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे होनी चाहिए थी, कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर 4.4% एटलीस्ट चाहिए थी, कि हमारी आप कह सकते हो कि कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन थी उससे पिछले साल में हमारा जो ग्रोथ यहाँ पर नजर आता था 9 पॉइंट समथिंग के अंदर नजर आता था। इस साल जो है चलो कोविड पैंडेमिक के दौरान जो माइनस में चले गए, नेगेटिव में चले गए हम, कोई बात नहीं, इतना समझ आता है। बट उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इस साल तक हमने सोचा था कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करके एटलीस्ट 4.4% ग्रोथ के आसपास यहाँ पर दिखाएगी, वो भी इतना नहीं हो पाया हमारा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ये अब हमारा जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई थी, बट ये चीज भी अचीव नहीं हो पाई। बट जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि चलो 4.4 नहीं तो एटलीस्ट उसके आसपास हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड इट इज नोटवर्दी कि जो गवर्नमेंट है उसने डिटरमाइन किया टू सक्सीड and bring down the fiscal deficit ratio as promised despite it not being legislative target। तो एटलीस्ट ये 4.4% का टारगेट जो सेट डाउन किया था, इफ नॉट दैट इज अचीवेबल, अगर अचीवेबल तो था बट अगर वो अचीव नहीं भी कर पाए, बट उसके आसपास जो है वो डेटा यहाँ पर दिखाता है, पहुंच गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एटलीस्ट काम कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिस्कल एक्सपेंडिचर, ताकि कॉन्करेंट एम्फोसिस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हो पाए। तो फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास होनी चाहिए। एफआरबीएम एक्ट के अंडर जो फिस्कल जो टारगेट है डेफिसिट का 3% ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 2020 सेट किया गया था, एंड इसको रिपीटेडली डेफर किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो एक तरह से एक परसेप्शन बना लिया गया है कि इस टारगेट एंड फ्रेमवर्क को रीइंस्टेट करने की जरूरत है। एफआरबीएम एक्ट के तहत यहाँ पे ये सर्वे ये चीज बताता है। तो यहाँ पर यही चीज आपको बताई गई है कि जो गवर्नमेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको रिटेन करनी चाहिए पॉलिसी से रिलेटेड जो ग्रेटर फ्रीडम्स हैं, एंड कमिट करना चाहिए टू टारगेट जो कि गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है। ठीक है, कि सिर्फ उसी काम के ऊपर, अब आप सपोज कीजिए कि कोई रिस्क है ना, आपके पास 100 रुपए ही बचे हैं, एंड आपको पता है कि आप एक जगह पे जहाँ पे पैसा लगाओगे वो 100 रुपए डूब भी सकते हैं, बन भी सकते हैं, सो सिचुएशन है। एक जगह पे है आपको पता है 100 रुपए लगाऊंगा तो 20-25 रुपए तो पक्का ही आ जाएंगे, और एक ऐसी सिचुएशन है आपको पता है 100 रुपए लगाऊंगा 200 रुपए आ सकते हैं, बट इस कंडीशन के साथ आएंगे। तो आप तो वहीं पैसा लगाना चाहोगे ना कि जहां पर आपको पक्का ही पक्का पता है कि कम रेवेन्यू आएगा, ठीक है, बट आप लगा रहे हो पैसा उसके ऊपर, कम रेवेन्यू आएगा बट आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो इसी तरीके से आपको अपनी पॉलिसीज को यहाँ पर फ्रेम करने की जरूरत है। तो अब 2003 से एफआरबीएम एक्ट जो आ रहा है, तो 3% टारगेट जो है सिर्फ एक ही बार अचीव हो पाया। ठीक है, एक ही बार अचीव हो पाया है, उसके अलावा अचीव ही नहीं हो पाया। तो एक सस्टेन्ड कमिटमेंट जो है हमें फिस्कल प्रूडेंस के अंदर लेकर आनी चाहिए कि जो हमारा जो कोविड-19 का पैंडेमिक था, तो ये जो अब ट्रस्ट है सरकार का या मार्केट का हमारे अंदर रिस्टोर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तभी सरकार को भी तो लोन चाहिए होता है ना कई बार। तो अब इस वजह से सरकार के पास यहाँ पर किसी तरह का एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। पैसा आप देखोगे कि बैलेंस शीट जैसे नजर आ रही है, तो किस तरीके से आप रिस्क असेसमेंट कर पाओगे? तो वो तो नेगेटिव यहाँ पर पोर्ट्रे करेगा इमेज इंडिया की, है ना। तो उन्होंने बोला कि हमें रिटेन करना है उस ट्रस्ट को, एंड उसी ट्रस्ट को रिटेन करने के लिए हमें पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है, या ये जो 3% वाली चीज है इसको भी स्ट्रिंजेंट करके 2 या 1% पे लेकर आने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात की उन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिस्कल प्रूडेंस थोड़ा बहुत फिर भी दिखा रही है, बट यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी कंडीशन यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? कि जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स हमारे पास 2018-19 में 19 स्टेट्स हुआ करती थी, अब वो रहकर कितनी अब 2024-25 के अंदर सिर्फ 11 स्टेट्स हैं जिनके पास रेवेन्यू यहाँ पर सरप्लस में आ रहा है, जिनका बजट जो सरप्लस के अंदर आ रहा है, बाकी जो है डेफिसिट में चलती जा रही हैं। अब इस वजह से क्या है कि कलेक्टिव रेवेन्यू जो है यहाँ पर आप देखोगे कि डेफिसिट यहाँ पर चल रहा है। स्टेट्स का कितना हो गया है? 0.7% हो चुका है, जो कि 0.1% हुआ करता था एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अराउंड 2018 एंड 2019। कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, अब क्योंकि वो सेंटर को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मेजोरिटी सी बात है, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज को यहाँ पर रिलीज करती है, आइदर उन पॉलिसीज के पीछे कुछ ना कुछ बैकिंग होती है उनके पास, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कुछ भी होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है, या इवन उनके पास खर्चा करने की वो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो सेम ही प्रोसेस में जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज है ना स्टेट के अंदर जो रूलिंग है, वहां पर वो सेम ही काइंड ऑफ पॉलिसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, वेयर एज इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप
जनरल सी बात है पॉलिटिकलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म करती है सिमिलर काइंड ऑफ पार्टी, तो आपको यहाँ पर ज्यादा ग्रांट मिलने के चांसेस रहते हैं। ऑपोजिशन के अंदर हो इतना ज्यादा आपको ग्रांट यहाँ पर कई बार नहीं भी मिलता है, तो आप उस पैसे को कवर कैसे करोगे इस तरीके की स्कीम्स यहाँ पर निकाल कर, मतलब कि रीज करनी है तो उस तरीके से करो ना कि अगर आपके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग एटलीस्ट एग्जिस्ट करे। अब क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट है ना, बजट आपका डेफिसिट में जा रहा है, तो इससे क्या होगा, स्टेट के ऊपर कर्जा चढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको इकोनॉमिक मॉडल्स को चेंजेस करने की जरूरत आपको है यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्या है, सर्वे रेजेस कंसर्न्स ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। चलो न्यूज आ ही गई है, तो यहाँ पर जो इको सर्वे है उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म चीजों को खराब कर रहे हो। कैसे, विमेन रिलेटेड स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज बोली। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब जितने भी, अब 5 स्टेट्स हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, 4 ऐसी स्टेट्स और 1 यूटी, ठीक है, पुडुचेरी, ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, असम अलॉन्ग विद पुडुचेरी दिस ईयर, यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, एंड इनमें से एक ही ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग विमेन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंसर्न्स दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मीडियम टर्म ग्रोथ हमारी कैसे हो सकती है। कि अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना मैनिफेस्टो बनाते हो, या इवन की जो गवर्नमेंट है वो प्रचार करती है जब, है ना, उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर भी खर्चा आता है, मल्टीपल चीजें ऐसी होती हैं। अब पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम किया जाना चाहता है, मैनिफेस्टो के अंदर चीजें ऐसे पोर्ट्रे की जाती है कि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे, स्पेसिफिकली वुमेन के केस में हम काम करेंगे। जैसे आजीविका मिशन की हम बात करते हैं, हमने कल 2-4 दिन पहले जब हमने बात की थी, लखपति दीदीज की बात की थी, है ना। तो ये सारे मिशंस में क्या हो रहा है कि आप पैसा ही तो खर्च कर रहे हो, है ना, कि इतना अंधाधुन पैसा मत खर्च कीजिए। अब तो इलेक्शन का टाइम है तो आप दिल जीतने की कोशिश और ज्यादा करोगे, तो प्लीज वो आपको अभी शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकता है, बट लॉन्गर टर्म में वो पैसा जनरेट करके आपको नहीं देगा, क्योंकि विमेन से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो बैंक ट्रांसफर्स यहाँ पर आते हैं वो उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पर टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि विमेन जो है ऑलरेडी, अब कुछ ऐसी विमेन है जो वर्किंग नहीं है ना, जिनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर थ्रू सोशल स्कीम्स मिलते भी हैं। अब जो थोड़ा बहुत काम अगर वो करती भी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी अनपेड लेबर का उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ गया है, ठीक है, कि उनको कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिल चुकी है। तो वो लेडीज क्या करती है, इनिशियली लास्ट ईयर का जो इको सर्वे है वो ये बोलता था कि जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स यहाँ पर कर रही है सरकार, इससे जो विमेन है वो सशक्त हो रही है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना यहाँ पर शुरू कर चुकी है पैसा। बट इस साल बिल्कुल रिवर्स चीज नजर आ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स की बेसिकली ये आदत लग चुकी है, तो इससे क्या हो रहा है कि विमेन जो है, अब अगेन आपको किसी एक चीज की आदत लगती है तो आप ईज आउट करना शुरू कर देते हो कि हमें पता है ये पैसा हमें आएगा, तो अब इनकम आएगी, उस तरीके से आप खर्चा भी खुला करना शुरू कर देते हो। तो एज अ रिटर्न जो अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स आ रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोन जो है अब विमेन स्पेसिफिकली वो लेना शुरू कर चुकी हैं, और ये जो लोन्स है वो रीपे करने के लिए इस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को यूज कर रही हैं। तो वो किसी तरीके से हेल्प तो नहीं कर रहा ना किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि अर्लियर पिछले साल इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर आता था, अब वो यहाँ पर नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि सर्वे ने नोट किया कि एग्रीगेट स्पेंडिंग जो है अब कैश ट्रांसफर को लेकर पर्टिकुलरली विमेन के वो 1.7 लाख करोड़ रुपीस है करंट फाइनेंशियल ईयर के। ये आप डेटा को लिख सकते हो 2025-2026 के अंदर। तो ये कितना है, मोर देन 5 फोल्ड बिटवीन 2023 एंड 2025 टू 2026 के अंदर। 3 साल के अंदर अंदर 5 गुना पैसा आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, सोशल स्कीम्स के थ्रू। सर्वे ने ये चीज बोली कि जो ट्रांसफर्स हैं वो 0.19 से 1.25% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड 0.68 से 8.2% ऑफ द टोटल बजटरी एक्सपेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो स्टेट्स का बजट है उसका अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि 1.25% एटलीस्ट वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरी चीज है कि उनका बजटरी एक्सपेंडिचर का अप्रोक्सीमेटली 0.some% से 8.26% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इतना पैसा जो है आप उनको क्यों दे रहे हो, वही पैसा कहीं और लग जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो कैश ट्रांसफर्स है वो इमीडिएट इनकम सपोर्ट तो देता है, विमेन को हेल्प करता है हेल्थ एंड पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, बट अ रिटर्न ऑफ देयर अनपेड कंट्रीब्यूशन विमेन को ये लगता है। बट रैपिड स्केल अप एंड परसिस्टेंस की वजह से हमें कंसर्न्स यहाँ पर हैं फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के एंड मीडियम टर्म ग्रोथ के, क्योंकि यहाँ पर विमेन जो है इस पैसे को किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग के तो यूज कर ही नहीं रही हैं, वो पर्सनल नीड्स के लिए उसको यहाँ पर यूज कर रही हैं। तो इस वजह से सरकार के ऊपर ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर बल्क स्टेट स्पेंडिंग, तो ये स्टेट स्पेंडिंग में ऐड हो जाता है, जिसमें 84% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो कि 2023-2024 के अंदर आया। अब समवॉट वो थोड़ा बहुत पर काम आपको 2018-19 के अंदर नजर आता था, ठीक है। तो ये जो पैसा है अब सरकार के ऊपर एक तरह से बर्डन ही बन चुका है,
ठीक है। अब आप सपोज कीजिए, एक सिनेरियो से समझाती हूँ कि सपोज कि दो तरह के बच्चे हैं, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक बच्चा है जो सुधरा हुआ बच्चा है, एंड उसको 2000 रुपये दोनों को मंथली पॉकेट मनी मिलती है। तो अब जो व्यक्ति चाहता है ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, है ना, चीज़ों को, जो अब सुधरा हुआ बच्चा है, तो उस 2000 से भी कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है मार्केट का, वो चाहता है कि सेल्फ इंडल्जेंस में ज़्यादा है, तो क्या करेगा, उस 2000 रुपये से क्या करेगा, फर्दर कोई ऐसी चीज़ अपनी पर्सनल नीड की खरीद लेगा, है ना। तो अब वो माइंडफुल तरीके से इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो 2000 रुपये जो अब एक बिगड़े हुए बच्चे को कोई पेरेंट दे रहा है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, लाइबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स होगी। वेराज कोई समझदार इंसान होगा, वो बोलेगा चलो मैं म्यूजिक क्लासेस में चला जाता हूँ, मैं कोई नई स्किल सीख लेता हूँ, मे बी मैं स्केटिंग करना सीख लेता हूँ, मैं अपने पैशंस को परस्यू करना शुरू कर सकता हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो वो 2000 के कम से कम 2 लाख 2.5 लाख अगले 3-4 साल में लेकर आ सकता है ना। तो पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ दैट सिचुएशन। तो अब यहाँ पे यही है कि लत लग चुकी है कि उस पैसे की, कि बार बार अब वो एक तरह से सरकार का बर्डन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि अब जो हमारी कॉम्पोजिशन है, इट हैज अंडरगॉन अ नोटेबल शिफ्ट। अब एक इंक्रीजिंग टिल्ट दिखाया जा रहा है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स एंड अदर कमिटमेंट्स जो कि आउटलेस के थ्रू यहाँ पर किए जा रहे हैं फाइनेंसेस के अंदर। ये पहले जो है इनिशियली थोड़ी थॉटफुल तरीके से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स हुआ करते थे, बट अब आप अंधाधुंध तरीके से उसको कर रहे हो, ठीक है, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये जो अब ट्रांसफर्स हैं, एक अवेलेबल फिस्कल स्पेस को बढ़ा रहा है, मतलब गैप को यहाँ पर बढ़ा रहा है। अब एक्सपैंडिंग प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीजिंगली यहाँ पर सस्टेन्ड, स्पेशली इन एनवायरनमेंट ऑफ लिमिटेड रेवेन्यूज एंड एलिवेटेड डेफिसिट्स। कि अभी हमारे पास किस तरह से इनकम तो आ नहीं रही है, ग्लोबल आप देखोगे ग्लोबली टैरिफ्स हमारे ऊपर लगा दिए गए, अब रशिया से भी तेल लेने के लिए मना कर दिया गया, अब हमारे ऊपर आप देखोगे कि महंगाई इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, प्लस हमारे पास अभी इम्पोर्ट एडिबल ऑयल्स के लिए भी उसका बिल भी बढ़ रहा है, पल्सेस से रिलेटेड भी बढ़ रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं कि हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज तो है नहीं, हम खर्चा क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये गैप जो है उस वजह से ब्रिज होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि अब ट्रेड ऑफ फेसिंग द स्टेट्स के एडिशनल स्पेंडिंग जो स्टेट्स के द्वारा है वो क्राउड आउट करेगी रिसोर्सेज को, क्रिटिकल सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अनलेस स्टेट अपनी डेफिसिट्स को यहाँ पर डिक्रीज या सॉरी डेफिसिट्स जो है उसको जब जो इंक्रीज है उसको कम नहीं कर लेते। हाउएवर जो डेफिसिट्स जो है वो अब अपने आप में तो इंक्रीज हो नहीं सकते। अब फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट जो है वो धीरे धीरे करके खराब होती हुई नजर आएगी। और जो ट्रेड ऑफ क्या होना चाहिए कि हमें अब स्कीम्स को सनसेट क्लॉज के साथ लेकर आना चाहिए या पीरियोडिक रिव्यूज के साथ लेकर आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि डेफिसिट तो ये बढ़ता ही जाएगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए। मतलब खर्चा तो आपको खुद अपना हाथ रोकना पड़ता है, उसके अदरवाइज तो आप 2 करोड़ रुपए भी महीने का कमा रहे हो, आप नहीं बचा पाओगे उस पैसे को अनटिल अनलेस आप अपना हाथ नहीं रोक पाते, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सरकार को बोला गया है कि आप जो ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हो ना, इसमें सनसेट क्लॉज होनी चाहिए। सनसेट क्लॉज क्या बोलती है कि आपको एक लेवल एक लिमिट तक ही किसी को कोई चीज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद वो नहीं होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई बार या तो सीलिंग या कैपिंग लगाने की जरूरत है या एटलीस्ट मिनिमम बार लगाने की उसको जरूरत है। एंड फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस उसके ऊपर होंगी कि कोई इसका गलत या नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है ना। तो इस चीज को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा कि ट्रेड ऑफ आपका यही है, इसी तरीके से आपका ये पैसा बचेगा। एंड यहाँ पर इंक्रीज किए जाने चाहिए रिजिडिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर। एंड अब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है जहाँ पे ग्रोथ इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल ऑफ्टन बिकम्स कैजुअलिटी व्हेन फिस्कल प्रेशर्स इंटेंसिफाई विद एडवर्स इंप्लीकेशंस फॉर मीडियम टर्म ग्रोथ। तो उन्होंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है जहां पर उसका स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट इनिशियल तरीके से ड्यूरेबल कंडीशंस के अंदर लगता है कि लॉन्ग टर्म ये जो हमें हेल्प करने वाला है, वो अब एक कैजुअलिटी बन जाता है उस टाइम पे जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म ग्रोथ या इवन की आप कह सकते हो बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। जैसे कि अभी इस केस के अंदर हुआ है, विमेन के केस में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले साल रिपोर्ट क्या कह रही थी कि बेनिफिट हो रहा है कि अपस्केलिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा यूज किया जा रहा है। अब क्या है, वो पर्सनल नीड्स के लिए यूज हो रहा है या वो कैजुअलिटी बन चुकी है सिचुएशन। जो अर्लियर सिचुएशन में क्या लग रहा था या पिछले साल क्या लग रहा था कि वो ड्यूरेबल होगी, इस साल क्या लग रहा है कि वो ड्यूरेबल नहीं है, वो अब एक तरह से कैजुअलिटी यानी कि अब सरकार का ही खर्चा बन चुकी है। तो ये आपको ये न्यूज कहती है। देन गिग वर्कर्स फेस इनकम वॉलेटिलिटी सेज सर्वे। तो यहाँ पर गिग वर्कर्स क्या होते हैं, कोई भी डिलीवरी वाला हो गया, कोई भी आप कह सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं ना फ्रीलांसिंग का कोई काम कर रहा होता है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जब हम पार्ट उसको गिनकर चलते हैं ना। तो गिग इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, रोजी पिक्चर दिखाई एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। कंट्री के अंदर जो सिनेरियो है, इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छी रोजी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई है। एंड उन्होंने बोला कि देयर इज अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
सर्वे ने हाउएवर रेड फ्लैग्स को रेज किया है कि जो वॉलेटिलिटी एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग गिग वर्कर्स, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने आपको बोला गिग वर्कर्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट क्या है कि वेल डिफाइंड लॉज आपके पास है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर प्रॉब्लम यह है कि आप असेस कैसे करोगे उनके टैक्सिंग को, ठीक है। टैक्सिंग प्रोसेस क्या है, टैक्सेस से लेके काम क्या है, एंड कोडिफाइड कुछ ऐसे तरीका से है नहीं है जो अब उनको आपको लॉज के अंदर लेकर आना चाहिए, है ना। तो गिग वर्कर्स को यहाँ पर आप किस तरीके से अंडर लॉज लेकर आ सकते हो ताकि वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अब सरकार के पास भी आ सके थोड़ा बहुत टैक्सेस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि रेड फ्लैग्स रेज किए गए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अब गिग वर्कर्स को किस तरीके से अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट थोड़ा बहुत बनाना शुरू किया जा सके। तो सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में नजर आई है व्हेन इट कम्स टू द गिग वर्कर्स, एंड यहाँ पर उनको सपोर्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मिले हैं, टैक्स रैशनलाइजेशन मिली है, एंड सस्टेन फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट मिला है, ठीक है। प्लस गिग वर्कर्स के साथ साथ उन्होंने ऑल टुगेदर ये सारी इंप्लॉयमेंट सेक्टर की यहाँ पर बात की, और उन्होंने बोला कि जीएसटी की जो रैशनलाइजेशन हुई, जीएसटी 2.0 आया, लेबर कोड्स हमारे पास आ गए, वो हमने ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर नजर आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया के अंदर यहाँ पर गिर गया है। एंड यहाँ पर जो लेबर कोड्स के बाद बट अब क्या है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड गिग वर्कर्स के लिए सरकार काम कर रही है, कोडिफाई कर दिया सारी चीजों को। एंड गिग इकोनॉमी के अंदर उन्होंने बोला कि डिलीवरी, राइड शेयरिंग, फ्रीलांसिंग का जो काम है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ इसके अंदर नजर आता है कि ट्रांजिशन हो रहा है इनफॉर्मल जॉब्स का इन द इकोसिस्टम विद इंटीग्रेटेड रोल्स, के धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आने की बात की जा रही है। आपके इको सर्वे ने यहाँ पर बोला कि 77 लाख वर्कर्स हमारे पास गिग वर्कर्स होते थे 2020-21 के अंदर, बट 55% राइज देखने को मिल रहा है। अब 120 लाख वर्कर्स जो है गिग वर्कर्स 2024-2025 के अंदर हैं, ठीक है। तो लोग अब गिग वर्कर्स यानी कि अब पार्ट टाइम जॉब के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो गिग वर्कर्स जो है थिन फाइल क्रेडिट एक्सेस के ऊपर चलते हैं, जो कि एक रिमेन्स अ कंसर्न, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस उनके पास लिमिटेड ही रहता है, लिमिटेड ही पैसा रहता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड आपका काम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक्सेल्स के ऊपर ही अगेन वो काम कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम्स, क्योंकि अब देखो गिग वर्कर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के ऊपर ही यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम मल्टीपल तरीके से होता है। मैं चलो डिलीवरी बॉय का ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, कि कई बार जो एल्गोरिदम्स होते हैं, आप सपोज ओला उबर का कोई ड्राइवर है, उनके जो एल्गोरिदम्स ही इस तरीके से सेट होते हैं कि किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम मिल जाता है, किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल ही कम काम मिलता है। तो इस तरीके से एल्गोरिदम जो है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता, जो एक तरह से फॉल्ट नजर आता है, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गिग वर्कर्स है, वो 15,000 से कम रुपए एक महीना ही कमा रहे हैं, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारी महंगाई बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, एंड डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट जो है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर हमें आएगा। तो इस तरीके से 15,000 की जॉब में आजकल सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर इको सर्वे ने बताई कि जो अब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, वेजेस है, सप्लाई डिमांड मैचिंग है, यहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम इसके साथ मैच नहीं करता है। एल्गोरिदमिक बायसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। 40% ऑफ द गिग वर्कर्स जो है 15,000 रुपए से कम यहाँ पर मंथ कमाते हैं, ये आपकी न्यूज कहती है। देन एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्लोज डाउन टू 3.5% इन 2025-2026, तो अब 4.4% ही ऑन एन एवरेज एक ग्रोथ यहाँ पर सस्टेन तरीके से देखने को मिल रही थी। इस साल हल्की सी कम हुई है, बट हम एक्सपेंशन देख पा रहे हैं मल्टीपल, आप कह सकते हो, एरियाज के अंदर। उसको डिस्कस करते हैं कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ओवर द पास्ट 5 ईयर्स 4.4% के आसपास कॉन्स्टेंट प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है। कॉन्स्टेंट प्राइसेस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, प्लीज इसको ध्यान में रखना कि कॉन्स्टेंट यानी कि आप एक बेस बनाकर चल रहे हो, उसी की कांस्टेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंगली आप असेस कर रहे हो, ठीक है। प्राइसेस आर नेवर कांस्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट। एवरेज ली जाती है तो उसी कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पे 4.4% का हमने टारगेट लेकर चले थे। हाउएवर सेकंड क्वार्टर 2025-2026 का यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हमें 3.5% देखने को मिलती है, अब 1% पॉइंट बिलो दैन द एवरेज विच वाज डिसाइडेड, दैट वाज 4.4%। तो ये डेकेडल ग्रोथ को से भी कम है, क्योंकि 2015 से लेकर 2025 के बीच में 4.45% के आसपास हमें ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डेकेड्स। तो अब 2015 से लेकर 2025 के अंदर पिछले सालों के पिछले डेकेड्स को देखो तो उसके अकॉर्डिंगली हाईएस्ट अभी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो प्राइमरीली ये रिजल्ट किस वजह से आया है उसको भी समझ लो। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। पहली चीज है यहाँ पर कि परफॉर्मेंस किसकी, लाइव स्टॉक सेक्टर की 7.1% से बढ़ी है। फिशिंग एंड एक्वा कल्चर की जब हम बात करें 8.8% से उनकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, एंड क्रॉप सेक्टर जो है 3.5% पे ही अटक कर रह गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर फूड ग्रेन्स की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली सेम ही चल रहे हैं। एक फ्लैट आपका ग्राफ बन के आएगा, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस बनकर आएगा।
तो ध्यान रखना है इसमें, हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर जो आ गया, हमारा जो एक्वा कल्चर आ गया, वो इसके अंदर यहाँ पर हेल्प कर रहा है, जो ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है 7.1% एंड 8.8% से। तो जो कंट्री है उसके फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है एक स्टडी इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है डिस्पाइट सर्टन चैलेंजेस इन द सर्वे, जो कि हम आगे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इट हैज एस्टिमेटेड टू रीच 3,577.3 लाख टन्स इन एग्रीकल्चरल ईयर 2024-2025 एंड जो growth है it is driven by higher output of rice, wheat, maize and coarse cereals। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूरी की पूरी न्यूज में ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं टेलीग्राम पे आपको आज इमेजेस शेयर करूंगी तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसमें से नोट्स या जो फैक्ट्स है ना आपको न्यूज़पेपर के अंदर दिए गए हैं वो लिख लो कहीं पे। ये डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया तो कल को आपको गलत नहीं होने चाहिए। पढ़ाने का मतलब ही तभी है जब आप इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको दी गई है। Then survey backs decision to scrap मनरेगा साइड स्ट्रक्चरल फ्लॉ स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको डिफेंड किया गया है अब हमारे इको सर्वे के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर मनरेगा की बात की। मनरेगा जो है किसी तरीके से उन्होंने बोला डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली कम होती जा रही थी। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिफेंड किया यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को कि जो उन्होंने स्क्रैप किया है मनरेगा को। तो उन्होंने बोला कि मनरेगा इनिशियली जब इंप्लीमेंट हुआ था उसने स्टेबलाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस लेकर आए थे क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 दिन का यहाँ पर रोजगार मिलता जा रहा था। बट अब धीरे धीरे करके आप देखो जैसे जैसे ट्रेंड 2005 से लेकर 25 के बीच में चेंज हुए हैं, उसके अलावा हमें एक चेंज लेकर आने की जरूरत थी। एंड जो न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट जो 2025 का है, वो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव रीसेट है जो कि एड्रेस करेगा शॉर्टकमिंग्स किसकी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एरा स्कीम की। तो यहां पर उन्होंने बोला कि यूनाइटेड फ्रंट पे अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो अब हमारे पास यही एक्ट, जो कि अब हमारे पास नया एक्ट आया है मनरेगा को स्क्रैप करके, ठीक है। वीबी जो हम बोलते हैं वीबीजी जो रोजगार हमारे पास मिशन है। दूसरा आजीविका मिशन की बात की। आजीविका मिशन मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि जहां पर हम अब लखपति दीदीज एंड समृद्ध भारत की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी, रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन द वुमेन्स कॉन्टेक्स्ट। वो सारी चीजें हमने डिस्कस पहले की हुई हैं, नहीं याद आ रही दोबारा रिविजिट करना उस लेक्चर को, ठीक है। तो आजीविका मिशन और रोजगार मिशन जो है क्यूमुलेटिवली सबसे ज्यादा रूरल एरियाज की डेवलपमेंट की बात करता है। तो प्रोग्रेसिव अलायंस यहाँ पर चल रही है। प्लस उन्होंने यहाँ पर नाबार्ड की लेटेस्ट रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे जिसको हम RECSS बोलते हैं, नवंबर 2025 का सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि रूरल इंडिया जो है एक्सपीरियंस कर रहा है रोबस्ट कंजम्पशन को, हाई इनकम ग्रोथ को, हाई इन्वेस्टमेंट को, इंप्रूव्ड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को, लो इन्फ्लेशन परसेप्शंस को, बेटर लोन रीपेमेंट कैपेसिटी को और हाई सैटिस्फैक्शन विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि रूरल एरिया ऑल टुगेदर यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास बेटर एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट भी है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। एंड सिमिलर काइंड ऑफ चीज हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर भी थी। विमेन से रिलेटेड स्पेसिफिकली मैंने आपको उस टाइम पे क्वेश्चन भी पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर विमेन जो है वो पार्टिसिपेट ज्यादा कर रही हैं एंड रूरल एरियाज के अंदर जो विमेन है वो पार्टिसिपेशन रेट उनका ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। यही सेम चीज यहां पर जो नाबार्ड की रिपोर्ट है वो भी आपको स्टेट करती है। एंड एक और रिसर्च रिपोर्ट जो है उसने बोला कि रूरल कंजम्पशन जो है 17 क्वार्टर हाई पे है। फॉर्म ग्रोथ देखने को मिल रही है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल रियल वेजेस के अंदर। उसके बाद आपका जो यहाँ पर बोला जा रहा है डिमांड जो मनरेगा के बारे में, एक्चुअली में जो पिक्चर उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्रे की है मनरेगा को लेकर खुद से ही डिक्लाइन हो रही थी। उन्होंने बोला कोविड के टाइम पे जो डिमांड हमें पीक पे देखने को मिल रही थी दैट वाज 389.09 करोड़ रुपीस 2020-21 के अंदर, वो अब 183.77 करोड़ ही देखने को मिलती है। तो डिक्लाइन तो ऑटोमेटिकली हमें खुद नजर में आता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि 53% से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है मनरेगा के रिगार्डिंग जो जॉब क्रिएशन की बात चल रही थी। तो इस वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमें अब क्या है कमी करनी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना है। बट अगर मनरेगा में ही डिमांड नहीं आ रही है तो अब सरकार को स्कीम को चलाने का फायदा क्या? कि अगर आप देख रहे हो 53%, मोर देन 50% हमारे पास डिक्लाइन नजर आ रहा है। एंड उसके पीछे का रीजन उन्होंने समझा कि जो वेज रेट है उससे भी मे बी वो खुश नहीं थे एंड जो स्किल यहाँ पर डेवलपमेंट मनरेगा के थ्रू हो रही थी एंड वो प्राइवेट काम जो वर्कर्स है कहीं और ढूंढना शुरू कर रहे थे, इस वजह से हमने मनरेगा को हटा दिया, ठीक है। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.3% से 2.5% 2023-2024 के अंदर गिर गई एज
कंपेयर टू 2020 एंड 2021। एंड बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड्स थे वो नॉन फार्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क आउटसाइड मनरेगा ढूंढ रहे थे, तो उनका जॉब इंटरेस्ट जो है मनरेगा के अंदर चला गया था। तो उन्होंने बोला कि देयर वाज अ डिमांड, यूनियन का जो डिमांड था कि आर्टिफिशियली सप्रेस किया जा रहा है। अब यूनियन गवर्नमेंट से इसके ऊपर यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई है कि जो डिमांड की आप बात कर रहे हो ना मनरेगा की 55% से कम हो गई है, वो अब जानबूझकर यहाँ पर सप्रेस की गई है ताकि लो बजट की एलोकेशन करनी पड़े एंड टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स जो कि अब मैंडेटरी कर दी गए हैं डिजिटल एरा के अंदर, वो ना सरकार को फेस करने पड़े। एंड इस वजह से हाई बैरियर्स फॉर वर्कर्स यहाँ पर क्रिएट किए गए जानबूझ के, ये अब बाकी जो ऑपोजिशन है वो ये बोलती है। तो हाईलाइट किया सर्वे ने कि इंप्रूव्ड रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनरेगा, ताकि नेसेसरी हो लोगों के लिए री एग्जामिन करना कि एक्चुअली में क्या ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स का इन द लाइट ऑफ चेंजिंग रूरल रियलिटीज, कि कैसे रूरल नीड्स चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली मनरेगा को भी चेंज करना जरूरी था। यहाँ पर सरकार ने चीज को इको सर्वे के अंदर भी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे किया गया है। दैन ये एक्नॉलेज किया गया है कि स्कीम की कंट्रीब्यूशन स्टेबलाइज करने के लिए इनकम इनिशियली बहुत अच्छी थी एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है मनरेगा के अंदर, उसकी सराहना हुई है कि नेचर ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो मनरेगा ने कर दिया है, बट नाउ इट हैज डन इट्स जॉब, उसका लाइफ यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब हमें नए लॉ की जरूरत है। बेसिकली आपकी बात की गई। अदर इश्यूज, वुमेन की पार्टिसिपेशन शार्पली 48% जो थी 2013-14 के अंदर, वो 58.1% 2024-2025 के अंदर हो गई। इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि जो गेन्स हैं ये ओवरशैडो हुए किस वजह से, डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से, जिसके अंदर क्या है कि मिसमैच बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड फिजिकल प्रोग्रेस, वर्क नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड, यूज ऑफ मशीन्स इन लेबर इंटेंसिव टास्क एंड फ्रीक्वेंट बाईपासिंग ऑफ डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम्स। तो उन्होंने बोला यहाँ पर हाँ, मनरेगा जब से चल रहा था तब से हम देख रहे हैं कि हमारे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, बट लोग जो है मैक्सिमम मनरेगा के अंडर काम कर रहे थे वो अपना 100 डेज, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम वो कवर नहीं कर पाए क्योंकि मैकेनाइजेशन प्रोसेसेस को उनको नहीं पता था, स्किल डेवलपमेंट उनकी नहीं हुई थी। भाई मनरेगा तो ऑलरेडी अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था ना, बट उन्होंने ये चीज बोला कि एक ये मिसमैच था कि अटेंडेंस सिस्टम में, जैसे हमने मनरेगा का पहले भी डिस्कस किया था कि किसी की भी रैंडम फोटो जो है, किसी भी चीज की रैंडम फोटो अटेंडेंस सिस्टम के लिए यूज कर ली है ना, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स है काफी ज्यादा नजर आ रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को रिपीट किया कि इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की मिस अप्रोप्रिएशन जो है ओवर टाइम देखने को मिल रही थी, कि सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने 100 डेज कंप्लीट किए हैं पोस्ट द पैंडेमिक, इंडिकेट करते हुए कि जो स्कीम का आर्किटेक्चर है इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट, कि आपकी जिंदगी अब यहीं तक थी, अब आप यहाँ पर आराम कीजिए। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फॉडर शॉर्टेज हर्डल फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग, सर्वे ने बोला। अब हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर, मैंने आपको बोला 7.1% से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। अब लाइफ स्टॉक सेक्टर में आप अपने लाइफ स्टॉक को आप आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, बट आपके पास उनको खाना देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो अब आप कैसे उसको पूरा का पूरा एक्सपेंशन के प्रोसेस को देख रहे हो। तो सर्वे ने इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया कि फीड एंड फॉडर शॉर्टेज जो है डिपेंडेंस है नैरो एक्सपोर्ट बास्केट के ऊपर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हमें अभी भी नजर आता है लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट में, फिशरी सेक्टर के अंदर ऑल्सो 7.1% हमारे लाइफ स्टॉक में, 8.8% हमारा किसके अंदर, फिशरी सेक्टर के अंदर। दोनों के अंदर हमारे पास फॉडर का जो प्रोसेस है वो कम है। फॉडर बेसिकली अब हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए, बट अब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स किसके अंदर, अब हमारे जो फिशी कल्चर है, फिशरीज के सेक्टर है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे ने हमें ये चीज बोली। अब स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन जो है लास्ट ईयर के अंदर हमें देखने को मिला है, प्लस अब हमने रिसेंट न्यूज में भी ये चीज को डिस्कस किया था, मैं अब आपको इंटरलिंकेज बता रही हूँ कि हमारे फिशरी सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली जब हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू श्रिम्प कल्टीवेशन, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, किसी एक ही फिश की जो स्पीशीज है उसकी कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही है, आप डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कीजिए। बट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगी, कैसे बाकी नेशंस को जो कि हाई डिमांड के अंदर जो फिश की आप कह सकते हो स्पीशीज है उसको कैसे कल्टीवेट किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। एंड डिस्पाइट सर्टन चैलेंजेस 2015-14 के अंदर से लेकर 2023-24 के अंदर लाइफ स्टॉक सेक्टर ने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, पहले हमें रॉ ग्रोथ 7.1% दिख रही थी, कंपाउंड यहाँ पर टोटल हमारे पास एनुअल ग्रोथ 12.77% की एट करंट प्राइसेस देखने को मिली है। ग्रॉस वैल्यू एड जो है 195% से यहाँ पर हुई है। मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपका यहाँ पर बचा है पिछले साल, तो वो इसी वजह से बचा है ना। तो हाउएवर इट पॉइंटेड आउट कि जो फीड एंड फॉडर है शॉर्टेज देखने को मिल रही है, एक मोस्ट क्रिटिकल कंस्ट्रेंट देखने को इसमें मिल रहा है कि लाइफ स्टॉक ग्रोथ जो है इट हैज आउटस्पेस्ड फॉडर एक्सपेंशन, कि हमारे पास लाइफ स्टॉक हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है बट जो फॉडर है वो अभी इतना अवेलेबल नहीं है, तो अब उनको फीड कैसे करोगे।
ये प्रॉब्लम यहाँ पर उन्होंने बताई है। इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। एजुकेशन सेक्टर की तरफ आ जाता है एग्रीकल्चर से अब, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आपको क्या बोला था कि इंडिया में 15, ठीक है, अब आप कह सकते हो स्कूलिंग इन इंडिया टू 15 ईयर्स, है ना। अब एक्सपेक्ट कर लिया था कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे 15 साल तक की एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 13 यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स देखने को मिल रही है कि अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड एज ऑफ या ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया जो है 15 ईयर्स कर दिया गया था फ्रॉम द करंट 13 ईयर्स, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी इकोनॉमिक सर्वे इस साल के ये बोल रहा है कि अबाउट 17% ऑफ द स्कूल्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन को रूरल एरियाज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, बट इट शोड कि अबाउट 38% ऑफ द स्कूल जो हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। मतलब ये एक तरह से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि 38% ऑफ द स्कूल्स की अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज के अंदर है, एंड उससे आधी ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए, आधी से थोड़ी सी कम 17% ही सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर अवेलेबल है। तो मतलब ये अनइवनली स्प्रेड है हमारा जो स्कूल सिस्टम है यहाँ पर, है ना। एंड सर्वे ने ये शो किया कि कॉरेस्पॉन्डेंट विद अदर सोर्सेज ऑफ डेटा कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो सेकेंडरी यानी कि 14 से 18 साल के बीच में ही है। एंड क्यों है, क्योंकि सप्लीमेंट करने के लिए हाउस होल्ड की इनकम और डोमेस्टिक एंड जितनी भी हमारे पास केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक लीडिंग रीजन बनकर आ रहे हैं कि स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो मेरी बात, हम शहरों के अंदर रह रहे हैं, है ना। अब आप देखोगे कि एक नॉर्मल स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल हो या इवन गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल के अंदर आप स्पेसिफिकली बात कीजिए कि कोई भी व्यक्ति इजीली अपने बच्चे को यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता आजकल के टाइम पे, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी मच एक्सपेंसिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर में हम ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप यहाँ पे देखो कि एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम चाहे आप कमा रहे हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल में अपने बच्चे को चलो डाल भी रहे हो, पहली बात तो रिस्की है क्योंकि माहौल ऐसा नहीं होता, बट चलो पहले से बहुत बेटर सिचुएशन देखने को मिलती है, है ना। चलो गवर्नमेंट स्कूल में आप उसको पढ़ा भी रहे हो, फिर भी जस्ट बिकॉज कि आप एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा कमा रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल, तो आप उसको और बेटर एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स की प्रॉब्लम यही है कि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है, घर का खर्चा भी देखना है, बट अब आप कह सकते हो कि स्कूल की फीस भरने के लिए एंड में पैसे नहीं रहते। तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रॉप आउट्स जो है 14 से 18 साल के बच्चे देखने को मिल रहे हैं। और जो स्टेट कैपेसिटी इन हायर एजुकेशन जो सरकार को यहाँ पर बनाने की जरूरत है, अकेडमिया, इंडस्ट्री, कोलैबोरेशन और एक्सपैंड करने की जरूरत है, ग्लोबल एंगेजमेंट एंड फर्दर एनहांस करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस कि हमारी चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है। चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी मींस कि अब हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो शुरुआत से बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली या तो आप कॉम्पनसेशन कुछ प्रोवाइड कीजिए, या आप उस जो फीस है उसको कहीं पर उसकी भी तो कैपिंग लगाने की कोशिश करोगे कि इतना अंधा पैसा कोई एक व्यक्ति कैसे लेकर आ सकता है, एक नॉर्मल हाउस होल्ड कैसे लेकर आ सकता है। ये सारी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की आपको रिक्वायरमेंट है, बेटर एजुकेशन सिस्टम की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो विकसित भारत शिक्षा अधिस्थान बिल है 2025 का, जो कि अब रिप्लेस करना चाहता है फ्रैगमेंटेड ओवरलैपिंग रेगुलेशंस को एंड फोकस करना चाहता है पॉलिसी की इंटरवेंशंस जो कि नीडेड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर अच्छी है, बट आप इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हो वो डिपेंड करेगा। एंड नोटेबल गेन्स जो है यहाँ पर स्कूल के एनरोलमेंट के अंदर देखने को मिली है, हायर एजुकेशन सेक्टर जो है, एंड इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमारे इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भी, कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे रिफॉर्म एक्सप्रेस की वो बात कर रहे थे, एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए नए तरीके से जो एजुकेशन के अंदर या टीचिंग मेथड्स हैं वो इंप्रूव होते हैं यहाँ पर नजर आ भी रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने आपको बताया। तो जो अब यहाँ पर ये चीज बोला गया कि जो सर्वे का सेक्शन है ऑन एजुकेशन हाईलाइट करता है कि इंडिया के अंदर 23 अब IITs हैं, 21 IIMs हैं एंड 20 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज भी हैं, अलॉन्ग विद 2 इंटरनेशनल IIT कैंपस कहाँ पर ज़ांज़िबार एंड अबू धाबी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है एनरोलमेंट एट अर्ली लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो सेकेंडरी एज स्पेसिफिक नेट एनरोलमेंट रेशियो है वो अभी भी 52.2% के आसपास है, एंड हाईलाइट करता है कि हमें रिटेन करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को ग्रेड 6 से लेकर, अब आप कह सकते हो ग्रेड 6 से लेकर ऑनवर्ड्स, मतलब सेकंड आप जैसे फिफ्थ के बाद की जो एजुकेशन के लिए थोड़ी सी हायर एजुकेशन आ जाती है उसके लिए आपको रिटेन करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। अब इसी को कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी 5+3+3+4 के ऊपर बात करती है ना। अब इसी पॉलिसी में फर्दर रिफॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है कि हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि इंडिया को एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो 15 साल पे सेट कर दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, वो अब यहाँ पर
3 से 18 के आसपास कर देने चाहिए। सर्वे ने ये चीज़ को ऐड किया है। अब ये चीज़ बोली गई कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी ये बोलता है 2023-2024 का कि अब 2 करोड़ ऐसे अडोलेसेंट्स हैं जो 14 से 18 साल के अंदर है जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। एंड सिंगल लार्जेस्ट रीजन अडोलेसेंट ड्रॉप आउट्स का क्या देखने को मिलता है कि सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम के वजह से पैसा नहीं बच रहा है। एंड अकाउंटिंग फॉर 44% ऑफ द ड्रॉप आउट्स के पैसा ही नहीं है घर वालों के पास फीस भरने के लिए। 44% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट करते हैं इसी रीजन की वजह से। वाइल ओवर जो 67% ऑफ द बॉयज हैं दे नीड टू सप्लीमेंट द हाउस होल्ड इनकम। एंड उनको यहाँ पर बेसिकली जो मेन है दे नीड टू सप्लीमेंट द हाउस, उनको काम करने बाहर जाना ही पड़ता है एंड उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है स्कूल से। एंड 55% ऑफ द गर्ल्स रिपोर्टेड डोमेस्टिक केयर एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द मेजर रीजंस फॉर द कंस्ट्रेंट। तो लड़कों को यहाँ पर बॉयज की बात करें तो उनको घर के लिए इनकम जनरेट करनी पड़ती है। लड़कियों के केस में जो है उनको घर का चूल्हा चौका संभालने की बात कर दी जाती है, होम केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। हाईएस्ट रेट इसी वजह से ड्रॉप आउट का देखने को मिल रहा है। तो हाई ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से हैं, ताकि क्योंकि जो स्कूल बेस्ड अब क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है स्कूल बेस्ड वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन को, जो कि अब हमारी अर्जेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यहाँ पर जो सर्वे है ये कहता है कि करंट डेटा हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2023-24 का यही बताता है कि 0.97% ऑफ द एडोलेसेंट्स जो 14 से 18 साल के बीच में हैं उनको इंस्टीट्यूशनल स्किलिंग मिली है, वेराज जो 91.94% है उनको कोई भी इस तरीके से ऐसे अपस्किलिंग नहीं कराई गई है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन होता है, पेपर देते हैं, जाओ। ये चीज आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने भी बताई है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। तो मेजर थ्रस्ट यहाँ पे सर्वे के सेक्शन में ये चीज मिलती है कि हायर एजुकेशन जो है उसको इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है। इंटरनेशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाती है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आप टेकअप करना चाहते हो शुरुआत से ही आप उसको ले सकते हो, ताकि कल को अगर आपको ड्रॉप आउट भी बनना पड़े आप उस तरीके से काम भी कर सको। उसी चीज के उसी बेसिस पे जो आपने स्किल को यहाँ पर अडाप्ट किया है उसी से आप काम कर सको। ठीक है, किस तरीके की जॉब यहाँ पर एटलीस्ट लेकर आ सको। तो स्टेट की कैपेसिटी जो है हायर एजुकेशन को लेकर यहाँ पर होनी चाहिए कि 81% ऑफ द हायर एजुकेशन एनरोलमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर तो जनरली कोई बंदा हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन टाइट है, प्लस फीस जो स्ट्रक्चर है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैक्सिमम ऑफ देम यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही काम कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल रेगुलेशन सेक्टर रेगुलेटर्स मस्ट वॉक द टाइट रोप, इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पर बोला। अब फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार जो बैंक्स हैं उनको यही चीज़ सर्वे ने यहाँ पर बोली है कि आपको बेसिक एक लाइन के अंदर चलना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइट रोप के ऊपर अगेन आप एक्सेल्स के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट उन्होंने ये बोला कि आपको अपने जो नॉर्म्स है और ज़्यादा अभी मतलब स्ट्रिंजेंट ही रखने पड़ेंगे, ईज आउट मत करना। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है ओपननेस टू ग्लोबल कैपिटल फ्लोज के अंदर एंड नीड टू इंसुलेट डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। यानी कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक तरह से फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। कैसे कि ग्लोबल फ्लोज जो कैपिटल इनफ्लोज आ रहे हैं वो आप अट्रैक्ट तो करो ही करो, बट हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर इन एनी केस कोई डिस्ट्रप्शन आती है, मार्केट गिरती है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप ही काम करोगे। तो वही शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम बैंक का होगा। ठीक है, अब सर्वे ने ये चीज बोली। तो शॉर्टर लीश फॉर इमर्जिंग और फ्रेजाइल सेगमेंट्स एंड ग्रेटर लैटिट्यूड फॉर मैच्योर मार्केट इज रिकमेंडेड। समझो इस चीज़ को कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो रेगुलेटर्स हैं वो टाइट रोप के ऊपर करना चाहिए, चलना चाहिए उनको कि एक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी आ सके। दूसरी चीज़, अब उन्होंने बोला कि एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करने की जरूरत है ओपननेस के अंदर एंड कैपिटल आउटफ्लोज के अंदर। आपको इंसुलेट करने की जरूरत है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वॉलेटिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल शॉक्स के अंदर। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इंडिया की जो हेट्रोजीनियस फाइनेंशियल लैंडस्केप है, कैसे हेट्रोजीनियस लैंडस्केप, कैसे डोमेस्टिक मार्केट है वो भी चल रही है अपनी, प्लस इंटरनेशनल एफडीआईज के थ्रू जो भी अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो दोनों के इंटरमिंगलिंग यहाँ पर चल रही है। तो हेट्रोजीनियस मार्केट है, होमोजीनियस मतलब सारी सेम है, हेट्रोजीनियस मतलब कि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रेट है। तो यही हेट्रोजीनियस मार्केट है, वो सोफिस्टिकेटेड मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स के साथ कोएग्जिस्ट करती है। छोटे से छोटी कंपनी बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ कंपीट कर रही है, कहने का मतलब यहाँ पर यही है। एंड उन्होंने यही बोला कि जो रूरल सेगमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर कंपीट कर रहे हैं। एमएसएमईज के अंदर अगर आप अभी करंटली
रिसेंटली जिनके आईपीओस लॉन्च होते हैं, आप देखो कि उसके अंदर रूरल सेक्टर्स की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली कि एक छोटे से छोटी कंपनी रूरल कंपनी की भी हो सकती है, अर्बन कंपनी भी हो सकती है, बट वो एक हाईएस्ट मार्केट के साथ भी यहाँ पर कंपीट कर रही है जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, या इंटरनेशनल कंपनी है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बोली कि सर्वे ने रेकमेंड किया जो रेगुलेटर्स हैं उनको यहाँ पर डिफरेंशिएटेड सुपरविजन को लेकर आना चाहिए कि हर एक कंपनी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सुपरविजन यहाँ पर रखी जा सके और एक शॉर्टर लीश होनी चाहिए फॉर इमर्जिंग और फ्रेजाइल सेगमेंट्स जो कि एक्सेसिवली रिस्क टेकिंग एंड ग्रेटर लैटिट्यूड फॉर मैच्योर मार्केट्स। कहने का मतलब यही है कि बैलेंस शीट्स आप चेक करते रहते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है, बैंकिंग सेक्टर जो है जब किसी को लोन भी देता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप ये देखो कि आपको रिस्क असेसमेंट किसके लिए ज़्यादा बेटर तरीके से करनी है। मतलब जो रिस्क असेसमेंट है वो पहले से स्ट्रिंजेंट आपको तरीके से करनी है, सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। मतलब अब कोई ऐसी कंपनी जो हायर रिस्क ले रही है एंड चांसेस आर कि आगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, मार्केट करेक्शन की वजह से या कुछ भी, वो पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, मत दो उनको लोन, या एटलीस्ट कम लोन दो, ये आप मत बिल्कुल ही मना कर दो। जहां पर आपको शॉर्ट यहाँ पर पता है कि इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आएगा और स्टेबल इनकम आएगी, उनके लिए यहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा फिलहाल खोलिए। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आर। ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, बट हमारी जो नीड ऑफ द आर है वो यही बोल रही है कि इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी से बैंकिंग सिस्टम को ही हमें बचाना है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि हमारा जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर है वो अब दे हैव मैनेज कि वो बैलेंस कर सके हमारे इस एक्ट को, जिसके अकॉर्डिंगली अभी जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा एक फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। तो इंडिया के जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंकिंग ईयर के अकॉर्डिंगली देखें तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एक्शंस और स्ट्रक्चरल रेजिलियंस जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन चैनल्स के थ्रू बहुत बढ़िया यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर एसेट क्वालिटी के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कम हो गए थे ना, वो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर बोला कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो हमारी जो क्वालिटी है ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बेटर होती जा रही है। एंड हमारा जो GNPA रेशो है वो 2.2% के आसपास हमारे सितंबर 2025 के अंदर नजर आया। एंड नेट NPA रेशो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो मैं बात कर रही हूँ, 0.5% के आसपास नजर आया सितंबर 2025 के अंदर। उन्होंने बोला कि मल्टी डेकेडल लो लेवल के ऊपर हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इस टाइम पे एंड रिकॉर्ड लो लेवल है अभी तक देखने को मिला है। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की वो 14% हुई है एज कंपेयर्ड विद 11.2% इन दिसंबर 2024। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डीमैट अकाउंट जो है वो भी 2.35 जो करोड़ 36 करोड़ जो डीमैट अकाउंट्स है वो ऐड हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम इसके अंदर कौन है, विमेन है। एंड इसके अंदर 21.6 करोड़ रुपीज ऑलरेडी हमारे पास, करोड़ रुपीज नहीं 21.6 करोड़ जो डीमैट अकाउंट्स ऑलरेडी थे उसके अंदर ये ऐड किए गए इन द लास्ट ईयर। एंड इन्होंने बोला कि 12 करोड़ मार्क जो है हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया यूनिक इन्वेस्टर्स का सितंबर 2025 के अंदर। एंड इसके अंदर 1/4 ऑफ देम वर विमेन। एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ चुकी है। 5.9 यूनिक ऐसे इन्वेस्टर्स देखने को मिले एट द एंड ऑफ दिसंबर 2025, जिसके अंदर 3.5 ऐसे थे दे वर फ्रॉम नॉन टीयर यानी कि नॉन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज, जिस वजह से अब ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज एंड बियॉन्ड के अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, वरना पहले लोग क्या करते थे, FDs करा लेते थे, पैसा जो अपने पास रख लेते थे, बैंक अकाउंट भी नहीं खोलते थे। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत ट्रस्ट बढ़ना यहाँ पर शुरू हुआ है। ठीक है, एंड अंडरस्कोर कर रहे थे डिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द ट्रेडिशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो सर्वे ने नोट किया है कि सेबी जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एक पैरेलल कमिटमेंट को, सेबी मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने मार्केट्स को यहाँ पर बहुत सारे शॉक से, अपने स्ट्रिंजेंट मेजर्स से, IPO के प्रोसेसेस से, इवन कि अब हमने देखा था कि डबल पेमेंट जो है वो अब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। इवन मार्केट रेगुलेटर होते हुए उन्होंने अब किसके ऊपर नकेल कसी थी, जो अब हमारे पास मीडियोकर्स होते हैं बीच में, है ना, वो व्यक्ति जिनको अब हम एक ट्रेडर व्यक्ति है, ठीक है, उनको लेकर भी, प्लस अब आपके पास जो फाइनल व्यक्ति है उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज की गई। तो मल्टीपल टाइम में जो सेबी जो है उन्होंने एक्टिवली यहाँ पर काम किया है ना। तो स्टॉक ब्रोकर्स की मैं यहाँ पर सॉरी बात करी, वर्ड ही नहीं आ रहा था तो याद में, स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर भी नकेल कसी गई थी, है ना, उनको भी थोड़ा बहुत ईज आउट भी किया गया लेटर ऑन फेज में, बट इनिशियली स्टॉक ब्रोकर्स को भी बोला डबल पेमेंट नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेबी ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया ताकि मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, ठीक है, लोगों का, एंड वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ठीक है, तो अब क्रिटिकल मिनरल्स आर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स इन एनर्जी ट्रांजिशन। अब हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं, हम एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो मेटल्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं,
एंड इनको न्यू स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स की तरह आप मानकर चलो। क्यों? क्योंकि जो लो कार्बन इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा जो यूजेज है इन सारे जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स है, क्रिटिकल एलिमेंट्स है, उसमें बढ़ने वाला है। तो अब इस वजह से उन्होंने बोला कि अब इन्फ्लुएंस जो है एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, जियोपॉलिटिकल पावर की वजह से, क्योंकि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, मैंने ताइवान वाली स्टोरी भी आपको बताई थी सेमीकंडक्टर्स को लेकर, है ना। तो वो सारी चीजों की वजह से एक जियोपॉलिटिकल पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए कि किसके पास इतने ज्यादा क्रिटिकल रियल अर्थ एलिमेंट्स होंगे, क्रिटिकल एलिमेंट्स होंगे, जिसके पोजीशन में ज्यादा होंगे उसकी ज्यादा वाहवाही है, क्योंकि वो उतना ही अपना डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर रहा है, उतना वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, उतना पैसा वो उसके पास होगा। वन ऑफ द रीजंस कि अब जो यूएस है उसको ग्रीनलैंड चाहिए, यूएस से जो है ताइवान को यहाँ पर सपोर्ट करे सेमीकंडक्टर्स के केस में, है ना। वो यही प्रोसेस अब यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सर्वे ने भी यही बोला कि जियोपॉलिटिकली आगे आने वाले टाइम में ये नहीं देखा जाएगा कि किसके पास कितने वेपन्स है, किसके पास कितनी ज्यादा इकोनॉमिक सुपीरियरिटी है, कितने ज्यादा रिसोर्सेज है, वही मैटर करेंगे, वो उतना ही बिजनेस कंडक्ट कर पाएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पर अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के केस में या क्रिटिकल एलिमेंट्स के केस में होगा, लिथियम, कोबाल्ट एंड इवन कॉपर के केस में भी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारे से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ पर कंट्रीज के अंदर भी लगाए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर भी अभी तक तो हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को लेकर ही बोला गया है ना। तो बट ये रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर हेल्प आउट नहीं करेंगी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों को। उस चीज़ को भी देखते हैं, पर डिमांड जो है इन सब मिनरल्स की बढ़ेगी, और अगर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है तो अब प्राइसेस जो है ऐसे शूट अप करेंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है, सप्लाई आप रोक रहे हो उस चीज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ने वाला है इन सब चीज़ों का, है ना। तो यही चीज़ के लिए उन्होंने बोला यहाँ पर। तो यहाँ पर इकोनॉमीज जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड किस चीज को कर रही हैं, स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर किसी तरीके से ले डाउन ही नहीं किया जा रहा ना क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर। वो बोल रहे एक्सपोर्ट को तो आप रोक रहे हो, बट किसी तरीके का स्टैंडर्डाइज प्रोसेस तो बताओ। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कैसे? अब आप गोल्ड की बात कर रहे हो, है ना, गोल्ड के अंदर आपको पता है हॉलमार्क लगा हुआ होना चाहिए, वो अब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। आपको पता है सिल्वर के केस में 99.9% जो स्टैंप है वो लगी होनी चाहिए, आपको पता है वो प्रोसेस है। बट आप यहाँ पर बाकी क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं या क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्योरिटी को चेक करने के लिए कुछ तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने आपको पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब उन्होंने यहां पर बोला कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नेसेसरी है फॉर द कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटैंशियल कॉस्ट जो आप पे करोगे, क्योंकि प्रीमियम रेट पे आप ऑलरेडी उस चीज को खरीदोगे आने वाले टाइम में, तो एटलीस्ट कुछ तो प्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहां पर होने चाहिए, ये चीज उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब उन्होंने बोला कि ऑलरेडी रेयर अर्थ एलिमेंट्स या क्रिटिकल एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्या एग्जिस्ट करती हैं। पहली चीज, एक तो नंबर ऑफ कंट्रीज जिनके पास वो अवेलेबल है। पहली चीज के अंदर उन्होंने सब पॉइंटर यहाँ पे यही चीज बताई है कि इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा हेफ्टी है, उसके लिए इनोवेशन चाहिए, उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अभी तक तो कोई नहीं आया है। ठीक है, तो उस वजह से इनिशियली प्रीमियम पे तो खरीद रहे हो, बट उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो इसका कॉस्ट ऐड करता है। दूसरी चीज आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाली, कि आप एक्स्ट्रा पैसा भर रहे हो, मतलब प्रीमियम के ऊपर भी आप एक्स्ट्रा पैसा भर रहे हो, तो मतलब प्राइसेस तो कहीं जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अदर रिलेशन जो क्या है, नैरोली डिफाइंड एसिमेट्रिकल एनफोर्स स्टैंडर्ड्स जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, एंड लोएस्ट वैल्यू सेगमेंट्स जो सप्लाई चेन के या एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक तरह से ट्रैप है इकोनॉमिक, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रैप यहाँ पर कैसे है कि जो लो वैल्यू सेगमेंट्स हैं सप्लाई चेन्स के, या रॉ मटेरियल्स हैं, या वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो अब कॉन्सेंट्रेटेड किसके अंदर है, एडवांस इकोनॉमीज के अंदर है। डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मिनरल प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, पैरेलल सपोर्ट जो है फाइनेंस का किसी भी नेशन, डेवलपिंग नेशन के पास तो कहीं पे नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास वो भी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इससे क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट बढ़ेंगे, ट्रांजिशन करेंगे अगर हम ग्लोबली डिसअप्रोप्रिएट तरीके से, तो इसका इम्पैक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर पड़ेगा। तो या तो किसी और के एक सिंगल हैंडेड पर व्यक्ति के या कंट्री के हाथ में अगर समा जाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, तो अब उस वजह से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मोनोपोली भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ मिनरल से रिगार्डिंग बताई थी। देन सर्वे कॉल्स फॉर टैकलिंग राइजिंग डिजिटल एडिक्शन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर सर्वे ने अगेन प्रॉब्लम किसकी बताई है आपको, कि स्क्रीन टाइम जो बच्चों का बढ़ रहा है स्कूल टाइम से ही या इवन कॉलेज टाइम के अंदर भी, तो ये एक तरह से एडिक्शन क्रिएट कर रहा है। सिंस अब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको बचाने की जरूरत है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो सरकार है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए स्पेसिफिकली हमारे क्या बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने यही चीज़ बोली थी ना कि अब हमें फ्यूचर जनरेशन को किसी भी एट ऑल कॉस्ट, हमारी यंग जनरेशन है उसको बचाना ही बचाना है। तो अब इस तरीके से सरकार ने यहाँ पे जो आपका जो इको सर्वे उन्होंने बोला है कि इनिशियल स्कूल टाइम के अंदर से ही फिजिकल एक्टिविटी, बीट आपकी एक्सरसाइज हो गई
या मल्टीपल ऐसे पैशंस हो गए, मल्टीपल ऐसे हॉबीज़ के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर के साथ ही इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। दूसरी चीज़, कॉलेज लेवल पे भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए, बनाना ऐसे कि अब फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली बढ़े, है ना, कि एक्सरसाइज के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो वापस से आना शुरू करे, सरकार इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले, एंड जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो, और एज अप्रोप्रिएट डिजिटल एक्सेस पॉलिसीज जो है वही अलाउ की जा सके। एज के अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हो, पॉलिसीज वैसे बनाई जाए, प्लेटफॉर्म की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनाई जा सके, ताकि हार्मफुल कंटेंट को यहाँ पर ना ले, है ना, कंज्यूम ना करे, ले तो क्या देखे ही ना, ठीक है। तो अब ये सजेस्ट करता है कि जो नेटवर्क के सेफगार्ड लेवल्स हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए, एजुकेशनल वर्सेस रिक्रिएशनल यूज जो है उनको आइडेंटिफाई करके बच्चों को समझाया जाना चाहिए। अब टेलीमानस करके एक प्रोग्राम होगा, जो कि एक सर्वे होगा जो एक्सपैंड करना चाहेगा कि बियॉन्ड क्राइसिस काउंसलिंग जो कि किस तरीके से की जा सकती है, बच्चों की रेकमेंड की जाएगी, नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प सीकिंग बिहेवियर को, और एनेबल करने के लिए कोई भी अब इंटरवेंशन एट एनी स्टेज अगर रिक्वायर्ड हो तो, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो चीज़ें बताते भी नहीं है जल्दी, है ना, अंदर ही अंदर रख रहे हैं, तो उस ट्रॉमा को यहाँ पर अब आगे बढ़ने ना दिया जाए, है ना। तो अब हेल्प मांगना हर एक के लिए अब मुश्किल हो जाता है, इवन आई ऑल्सो फील समटाइम्स कि मुझे हेल्प मांगना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, बट हेल्प मांग लेनी चाहिए जब आपको लगता है कि अब अति हो चुकी है, यू शुड टॉक टू समवन, लेट इट आउट, एंड चीज़ें जो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड इस वजह से उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है, सर्विस डिलीवरी है, अब ये जो सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रिवेंटिव केयर है, न्यूट्रिशनल, मेंटल हेल्थ, डिजिटल वेलनेस, कम्युनिटी लेवल हेल्थ सिस्टम जो है वो असेंशियल होंगे इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को यहाँ पर बचाने के लिए, ठीक है। तो अब थेरेपीज जो हैं वो अब रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल धीरे धीरे करके आप देखोगे होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उनका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, है ना। तो पहले से ही कोई ना कोई स्कूल कॉलेज पकड़ लीजिए, उनको अप्रोच कर लीजिए, तो उससे फ़ायदा होगा आपको बल्क में। मजाक कर रही थी, बट चलो सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है, जिसको अब हेल्प मिलती है इस बात से तो वो ले सकता है। देन इसने ये चीज़ भी बोली कि हमारे पास जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है वो बाय 86% डिक्रीज हो गया, एंड ग्लोबल लेवल पे वो कितना है 48% है। 78% डिक्लाइन देखने को मिला है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ठीक है, उसको भी अचीव किया गया था ग्लोबल। अब इसके अंदर वो कितना है 61% है, एंड 70% डिक्लाइन हमारा नियोनेटल मोर्टालिटी रेट के अंदर देखने को मिला है, जो कि 54% है ग्लोबली 1990 से 2023 के अंदर देखने को मिला है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है एक ड्रॉप देखने को मिला है मोर देन 37% का ओवर द पास्ट डेकेड, जो कि डिक्लाइन हुआ है 40 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ से इन 2013 टू 25 डेथ्स पर एट द टाइम ऑफ बर्थ इन 2023। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अब यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, आइसोलेशन की वजह से जो लोग इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को यहाँ पर अलग काटते जा रहे हैं दुनिया से, है ना, डिजिटल स्पेसिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि देर, अब जैसे मम्मी कई बार डांटती नहीं होती कि फ़ोन के अलावा भी कोई ज़िंदगी आपकी एग्जिस्ट करती है, वैसी सेम चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है एग्रेवेट करता है लाइफस्टाइल की डिजीजेस को, प्लस हमारे जो जेनेटिक्स हैं हमें बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देते हैं, तो हम दोनों ही तरह के इन्फेक्शंस के यहाँ पर प्रोन है। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है वो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से और ज़्यादा खराब होता जा रहा है। एंड मेजरली कौन सी जो करंट फूड चॉइसेस जो हैं, या इवन हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारे फूड टेस्ट को लेकर, वो मेजरली अब किसको बूस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, फैटी लिवर को, ओबेसिटी को, एंड डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज को। देन इंडियाज अर्बन स्टोरी, वन ऑफ अनफिनिश्ड प्रॉमिस। आज का लेक्चर लंबा हो चुका है और ज़्यादा हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन सिटीज आर साइट्स फॉर डेली स्ट्रेन, क्यों? क्योंकि अब जो सिटीज़ हैं मेजरली मेट्रो सिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट में, यहाँ पे टियर 1 सिटीज़ के अंदर भी आप देखोगे कि जो लोग हैं नौकरी के लिए कम्यूट करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप कहोगे कि वो अपना कम्यूट करते करते ही कई बार काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का जो प्रोसेस है वो चल रहे हैं, बट उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अब आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा टैंगल्ड है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपका ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, कई बार आप ट्रैफिक में फंस चुके हो। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी इको सर्वे ने मेंशन की हैं कि इंडिया का जो अर्बन स्टोरी है वो एक डिक्लाइन या एडिक्वेसी की बात नहीं करता, बट एक अनफिनिश्ड प्रॉमिस बताता है, और यही बात बोलता है कि बहुत सारे ऐसे अर्बन प्रेशर्स हैं वो किस वजह से आते हैं, सप्लाई साइड की वजह से आते हैं, कंस्ट्रेंट इन लैंड, हाउसिंग एंड मोबिलिटी, कि जो ऑफिस के पास घर है वो आप खरीद नहीं सकते हो क्योंकि आपकी वो सैलरी के अंदर फॉर्म नहीं करता। तो एक तरह से अनफुलफिल्ड प्रॉमिस की तरह एक्ट कर रहा है। कई बार वहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे दिल्ली एनसीआर की अब हम बात कर रहे हैं, आपके ऑफिस के पास आपको अगर घर मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, आपके बजट के अंदर नहीं है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको दूर रहना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, बजट के अंदर नहीं है या तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है।
मल्टीपल ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड डेंसिटी है, अनक्लियर टाइटल्स है, लिमिटेड लैंड रिसाइकलिंग कंस्ट्रेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ओवरली रेजिलिएंट किसके ऊपर है, प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर है, अपनी गाड़ियों से लोग जाना पसंद करते हैं, पब्लिक जो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट को बहुत कम लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि कोर सर्विसेज जिसमें सैनिटेशन, वेस्ट वाटर, वाटर सर्विसेज, अब वो एक्सपैंड जरूर हुई हैं बट अब इनको इवॉल्व करना पड़ेगा एक्सपेंशन से रिलायबिलिटी, सर्कुलरिटी एंड एफिशिएंसी के ऊपर, कॉन्टिन्यूसली और बेटर आपको उसके अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब सेक्टोरल स्ट्रेसेस के अंदर एक डीप इंस्टीट्यूशनल इशू जो है वो नजर आता है। पहला क्या कि फ्रैगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस है एंड लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी है सिटीज के पास प्लान करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए और डिलीवर करने के लिए एट दिस सच अ स्केल। कि फ्रैगमेंटेड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस है हमारे पास, फ्रैगमेंटेड बिखरी हुई है हमारी मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस। अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो बड़ी होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट चार्जेस हैं वो दिए गए होते हैं, सभी का गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। तो अब उसी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि कई ऐसी जगहें हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ तो आप देखोगे कि गुड़गांव वाला रीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ हरियाणा इफ़ यू सी, है ना। तो ये जो है अब क्यों है, ये इसी वजह से है, विसिनिटी की वजह से है। अब यहाँ पर आप ओवर प्रॉमिस कर दोगे बट वहाँ पे प्रॉमिस आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, है ना। अब ऑटोनॉमी जो है वो भी लिमिटेड है, फिजिकल ऑटोनॉमी जितना वो पैसा जनरेट कर रही है उस हिसाब से खर्चा भी हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिटीज़ को प्लान करने के लिए, रीप्लान करने के लिए तो बिल्कुल तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा, फाइनेंसेस भी लिमिटेड है और डिलीवरेबिलिटी आप किस तरीके से टाइमली कर सकते हो। तो ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम बैंगलोर की जब हम बात कर रहे हैं ना, ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैसे डिलीवर करोगे चीज़ों को, तो वो एक तरह से अब लिमिटेड पैसे के अंदर आपको करने की जरूरत है अगर आपको करना है तो। एंड यहाँ पर इनटैंजिबल फाउंडेशंस किस तरीके की दिखती है अर्बन लाइफ के अंदर कि सिविक नॉर्म्स एंड सिविक सेंस जो है या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार का ही सारा काम नहीं है, सिविक सेंस भी कुछ चीज़ है। जहाँ पर सिविक सेंस बेटर नजर आती है वहाँ पर आपका इकोनॉमिक सर्वे जो प्रमोट भी करता है सिटीज़ को, ठीक है। वेरएज़ जहाँ पर सिविक सेंस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, रेट्स जो है, क्राइम रेट्स जो है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। एंड वो सिटी जो है उतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे कि लिवेबल कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये चीज़ बोला कि क्वालिटी ऑफ अर्बन एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है और इंडिया की जो सिटीज़ है वो बेटर है फॉर देयर सिटीजन्स अगर प्लानिंग, फाइनेंस एंड गवर्नेंस अलाइन हो जाएं एंड पीपल सेंट्रिक आउटकम्स यहाँ पर देखे जाएं। एंड इंडिया की जो सिटीज़ हैं फ्रॉम ट्रूली मैनेजिंग ग्रोथ टू ट्रूली बेनिफिट फ्रॉम इट अगर आप रीप कर सकते हो, सिविक सेंस को भी डेवलप कर सकते हो, पब्लिक ड्यूटीज़ को भी आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, लोगों का माइंडसेट भी अगर आप चेंज करो तो गवर्नेंस को एंड जो लोग हैं यहाँ पर उनको हैंड इन हैंड काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर अर्बन स्टोरी बताती है। देन एक्सपोर्ट मोमेंटम कैन बी सस्टेन्ड विद फोकस ऑन हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है बहुत बढ़िया चलता जा रहा है हमारा, बट जो मोमेंटम है आप अचीव तभी कर सकते हो कि जो टारगेटेड आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोसिस्टम हो, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स उसमें आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने आपको यही चीज बोली। एंड फ्रेगमेंटेड एंड कॉशियस वर्ल्ड के अंदर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वही इंस्टिंक्ट्स को आपको फॉलो करना है। प्रेसिडेंस लेना पड़ेगा फॉर द आउटरीच ऑफ इंपोर्ट्स एंड सप्लाई चेन्स आर बीइंग रिकैलिब्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। हमें पता ही है कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत है, किसी एक कंट्री के ऊपर आप अपनी डिपेंडेंस ज्यादा नहीं रख रहे हो, इसी तरीके से शिफ्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है चीजों को। और जो ट्रेड पॉलिसीज है वो अनसर्टेनिटी से अभी ड्राइव कर रही हैं एंड आपको प्रोटेक्शनिज्म को और रिटेलिएटरी टैरिफ, स्ट्रेटेजिक डीकूपलिंग अमंग अदर मेजर इकोनॉमीज एंड माइग्रेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टूल्स, इन सभी के अंदर चेंजेस लेकर आने की जरूरत टाइमली हो सकती है। हो सकता है रिटेलिएटरी टैरिफ्स के लिए भी आप तैयार रहिए कि मतलब किसी भी तरह का ऐसा प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करता है आपको उसके लिए तैयार रहकर काम करना है। इस वजह से ये क्या है, ये शिफ्ट जो है टर्निंग इनवर्ड है, ठीक है, कि हमारे लिए गलत भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी लेकर आ सकते हैं। बट अब लाइफ सेवर है, पहले प्रॉब्लम बता दी, अब उसका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स है एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स है वो पीक हो चुका था अप्रैल 2025 के अंदर। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि रीजनल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे पास प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इस वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो अब आप कह सकते हो थोड़ी बहुत हैम्पर होनी शुरू हुई। देन टैरिफ्स हमारे ऊपर लग गए, वो भी थोड़ी बहुत ही हैम्पर होनी शुरू हुई। एंड इस वजह से उन्होंने बोला कि सॉवरेन इंटरेस्ट को आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के थ्रू बेटर कर सकते हो, इंटेंसिफाई
करना पड़ेगा आपको कंपटीशन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। स्पेसिफिकली उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स की यहाँ पर बात की है, कंपटीशन के अंदर आपको कूदना पड़ेगा। और जो एक्सपैंडिंग नेटवर्क है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, वो इंडिया के बेटर एक्सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करेगा। कैसे कि स्ट्रैटेजी जो है आपको ऑफर करेगा रिलायबल मार्केट एक्सेस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर। एंड इकोनॉमिक सर्वे ने आपको ये चीज बोली है कि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है तो डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर। एग्जांपल, अब यूएसए जो है इंडिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट थी, अब हमारा कल परसों के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जब वो पार्लियामेंट्स के द्वारा वहां पर पास हो जाता है, सपोज कीजिए 2026 के एंड तक हो जाता है, अब हमारे लिए एक बिगर मार्केट खुल जाएगी, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा ही फायदा होगा ना। तो अब यूएसए के अलावा हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर है, ठीक है, कि सारे के सारे जो सेक्टर्स अभी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ गए थे, ठीक, श्रिम्प कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, वो अब यहाँ पर यूज हो सकते हैं, है ना। तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो डाइवर्स यहाँ पर होनी चाहिए कि एक सोर्स के ऊपर आप बिल्कुल फोकस मत कीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगी तो आप तो बिल्कुल गए। तो अभी से ही अपने जो सोर्सेज है उसको डाइवर्स करना शुरू करो। और कोई भी तरीके का अगर ऐसे इशू आता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल चैलेंज आता है, तो उसको टैकल करने के लिए पहले से तैयार रहिए। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उन्होंने बात की, मिशन बेस्ड अप्रोच इको सर्वे ने बोला उनकी होनी चाहिए। तो एमएसएमईज के लिए भी यहाँ पर तारीफ की गई है। एंड यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब इंडस्ट्री जो है वो सेंट्रल है टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोडक्टिविटी में, जीडीपी में आपके ऐड करती है, एक्सपोर्ट में हेल्प करती है और स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस आपकी लेकर आती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे जो गुड्स है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर मैक्सिमम यहाँ पर हमारा ट्रेड उन्हीं के साथ होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत बढ़िया चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि मिशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए रादर देन इंसेंटिव बेस्ड इंटरवेंशन। उन्होंने बोला आप ये चीज इंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हो, पीएलआई स्कीम्स की यहाँ पर बात हो रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कर रही है, उनको यहाँ पर नकारा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ये चीज बोली जा रही है यहाँ पर कि मिशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो ना अपनी, कि आपका मिशन इतना होना चाहिए, इतना आपको हमें आउटकम चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में से जो सेल हुई है उसके बाद आपको कितना यहाँ पर कट देना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। आप पर यूनिट बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे पैसा देते जा रहे हो तो आप तो अपना खुद का रेवेन्यू कम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि आपको जो आपकी आइडिया है पॉलिसीज का वो चेंज करने की जरूरत है। तो इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रिपीटेड से पॉइंट आपको नजर आएंगे। एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया की, इट नीड्स टू बी रिव्यूड और एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट की तरह आप इसको मानना चाहिए आपको, कि हमारे पास आप देखोगे कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आप इसको स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो हमारे लिए एसेट है, इसको लाइबिलिटी मत बनने दो, ठीक है। इस एसेट को यूटिलाइज इस तरीके से करो कि मैक्सिमाइज कर सको अपनी प्रोडक्टिविटी को, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये फील होने दो कि हाँ हम तो भगवान है। एक न्यूट्रल फेज लेकर चलो, तभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है आपके उसको बंद करना शुरू करो। तो यहाँ पर एमएसएमईज को उन्होंने बोला कि बहुत क्रूशियल है वो हमारे लिए, इवॉल्व किया उन्होंने माइक्रो स्केल ऑफ प्रोडक्शन से टू डीपर पार्टिसिपेशन, ताकि अब आपका एक्सपोर्ट एंड लिंक जो सप्लाई चेन है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। एमएसएमई बिल्कुल माइक्रो एंड स्मॉल है, उसके बाद मीडियम पे आएगी, फिर धीरे धीरे करके बड़ी बन सकती है ना। तो ये एक्सपेंशन में एमएसएमई जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो धीरे धीरे करके जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सरकार यहाँ पर करती जा रही है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, इजिली लोन प्रोवाइड करिए, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, है ना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। उन्होंने बोला कि धीरे धीरे करके हमारे एक्सपोर्ट के लिए या बेटर सप्लाई चेन्स के लिए ये हेल्प करेंगी। एंड नेक्स्ट फेज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैलिब्रेटेड शिफ्ट हो फ्रॉम अ मॉडल सेंटर्ड मेनली ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू वर्ड्स वन ऑफ द फोकस ऑन स्केल, कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन एंड डीपर जनरेशन ऑफ द जीवीसीज। कैलिब्रेटेड शिफ्ट किस चीज के हो कि मॉडल सेंटर्ड, ऐसा मॉडल जो कि सेंटर्ड हो किसके ऊपर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए आप जिस चीज को इंपोर्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, वहां उसको इंडिया में आप मैन्युफैक्चर करना शुरू करो ताकि आपका इंपोर्ट बिल कम हो, ठीक है। अब किस वजह से एक फोकस होना चाहिए कि जो स्केल है वो कॉम्पिटिटिवनेस पे हो, इनोवेशन पे हो और डीपर इंटीग्रेशन हो इन द जीवीसीज, ठीक है, कि आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, इनोवेशन के तरीके से हो, कॉम्पिटिटिवनेस इस तरीके की हो कि आप कल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में वो स्टैंड कर सके, ठीक है। एमएसएमई जो है वो अकाउंट कितना कर रहे हैं, 34.5% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 48.58% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड 31.1% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7.47 करोड़ जो है एंटरप्राइजेस, वो ओवर 32.82 करोड़ जितने पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अब एमएसएमई सेक्टर जो है वेल पोजिशनड है कि वो हार्नेस कर सकें इस करंट मोमेंटम को इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
तो MSME सेक्टर इज द फ्यूचर, ये चीज आपको इको सर्वे ने बताई है। देन सर्विस जो सेक्टर है उनकी बात कर लेते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होगी, सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला दिस स्टूड आउट एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो हमेशा हमें बचाता है, ऑल्दो लो कम नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर, बट उसके जो जीडीपी के अंदर हमारा जो आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा से ज्यादा रहा है। तो हमारी जो इंस्टेबिलिटी यहाँ पर नजर आती है उसकी वजह से जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो स्टिल अभी काम कर रहा था, ठीक है। देन बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सबड्यूड ग्लोबल इंडस्ट्री एक्टिविटी, इंडिया का जो सेक्टर है वो स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो हमारी सर्विस सेक्टर से आई है, कि एक मेजर ड्राइवर ऑफ एक्सपोर्ट रहा। सर्विस सेक्टर में हम सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्वे ने 2025 की आपको पॉइंट आउट करके बताया। तो उन्होंने बोला कि जो सर्विस सेक्टर है उन्होंने अंडरपिन किया है इकोनॉमिक मोमेंटम को, और बफर किया है एक्सटर्नल शॉक्स को, और सपोर्ट किया है अर्बन एम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स को। तो हमारा ऐसे विन विन सिचुएशन है, कहां से? सर्विस सेक्टर की वजह से। देन नेटिव लैंग्वेज वॉइस फर्स्ट AI टू एक्सपैंड डिजिटल इंक्लूजन, तो इकोनॉमिक सर्वे ने ना AI से रिलेटेड आपको ये चीज बोली, दो चीजें बोली हैं। पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं कि अब AI की अगर आप चाहते हो अडेप्टेबिलिटी इंडिया के अंदर बढ़े तो आपको क्या करना है, नेटिव लैंग्वेज को इसको इंक्लूड करने की जरूरत है। कि AI का जो यूजेज जैसे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आ रहा है तो लोग जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर जनरली यहाँ पर नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाते। एंड इवन कि अगर आप देखोगे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है ना, तो यहाँ पर आप नेटिव लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। तो इस वजह से अब जो रीच है डिजिटल सर्विसेज की पॉपुलेशन के अंदर, अब ऑलरेडी है इंडिया के अंदर AI यूजर्स, बट वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब नेटिव लैंग्वेजेस को फंक्शन करना होगा इफेक्टिवली लो कॉस्ट डिवाइसेस के अंदर भी, इस चीज़ को ध्यान में रखना, विद डिजिटल इंक्लूजन। तो अब इंडिया जो है टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है AI एरा के अंदर। नोटेबल स्ट्रेंथ्स हैं कि करंटली रैंक्स अमंग्स द टॉप ग्लोबल कंट्रीब्यूटर AI रिसर्च आउटपुट के लिए, एंड पोजेस करता है एक डीप पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट जो कि अब AI एंड हाईली AI लिटरेट लेबर फोर्स को अब कंस्टिट्यूट करता है इंडिया। एंड उन्होंने आउटरैंक किया है USA को एज ऑफ 2024 का डेटा जो आपको बता रहा है कि USA से ज़्यादा AI एक्सपर्ट्स इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दे आर ग्रैपलिंग कि इम्पैक्ट क्या होगा, कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि AI अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसको एक्नॉलेज किया किसके द्वारा, IMF का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए बोला कि अ हायर लाइकलीहुड कि हमें एक ऐसा हर्डिंग बिहेवियर इन फाइनेंशियल मार्केट लेकर आना पड़ेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है दे में एंड अप एम्प्लॉइंग सिमिलर AI मॉडल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो, कि हमारे मार्केट्स के अंदर AI मॉडल्स जो है अगर वो सक्सेसफुल होते हमें नजर आ रहे हैं तो और ज्यादा AI मॉडल्स जो है आने वाले टाइम में देखोगे कि इन्वेस्टर्स जो है बिल्ड करने की या फंड करने की कोशिश करेंगे, एंड मार्केट के अंदर उसका हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और दबदबा देखने को मिले। तो रिपोर्ट ने ये चीज बोली है कि प्रीवियस डेकेड्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीजिंगली सेंसिटिव हो चुके हैं टू माइक्रो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो कि सोशल मीडिया से उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। देन AI लेड करेक्शन लाइकली टू स्पिल ओवर कैपिटल मार्केट्स, तो यहाँ पर ना इकोनॉमिक सर्वे ने कंसर्न्स दिखाए हैं मार्केट का जो करेक्शन AI सेगमेंट के अंदर आने के चांसेस हैं। तो इसके अंदर ना न्यूज़ आपको ये चीज़ बताती है कि AI से रिलेटेड जो रनिंग कॉस्ट है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट आप देखोगे कि AI को यूज़ करने के लिए आपके पास फ्री कई मॉड्यूल्स ऐसे अवेलेबल होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? क्योंकि AI जितनी भी कंपनीज है वो इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर अब क्या चाहती है कि उसको ईजी रेट पे या सस्ते रेट पे एटलीस्ट अपने जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन है उस तक पहुंचा सके ताकि वो यूज किए जा सके, है ना। अब क्या है, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि AI जैसे जैसे यूज होता जा रहा है तो अब AI बबल क्रिएट हो रहा है। ये आपको इको सर्वे बोल रहा है कि जो AI बबल है ना, इसके अंदर अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AI एकदम से या तो फटेगा तो उनको एकदम से हाई रिटर्न देगा, या एकदम से हो सकता है AI जो है बिल्कुल ड्रॉप आउट कर जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाए। या तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यही होगी कि इन्वेस्टर्स जो है, जैसे IPOs होते हैं ना, IPOs में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना कट लेके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से लोग या इवन इन्वेस्टर्स वुड वांट कि हम क्यों पूरी की पूरी शेयर लाइबिलिटी यहाँ पर रखें, कि कुछ अपनी लाइबिलिटी, अपना कुछ जो शेयर है मार्केट में कुछ लोगों को दे दें कि वो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, एंड कल को अगर कुछ होता भी है, ऊंच नीच होती है, तो इन्वेस्टर्स को एंड इवन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो, है ना। तो एक बहुत खतरनाक सिनेरियो के अंदर हम घुस रहे हैं, क्योंकि AI के ऑपरेशनल कॉस्ट जो है अगर वो मीट नहीं होते हैं, आगे जाके AI का यूजेज जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे विन विन सिचुएशन यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर वो अचीव नहीं होती तो AI का डाउनफॉल आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये बिजनेस मॉडल जो है बहुत डेलिकेट सिचुएशन के थ्रू चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि बिजनेस मॉडल जो है वो डिपेंडेंट है ऑप्टिमिस्टिक एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर चल भी नहीं रहे हैं। तो नैरो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कैपिटल कमिटमेंट्स, के जो कस्टमर्स हैं
उनको बोला जाएगा कि या तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करो, आपको कुछ पैसा इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आने वाला, तो अब कस्टमर का पैसा भी उस टाइम में फंस जाएगा। तो ऐसे लोग आपको समझने ढूंढने भी बहुत मुश्किल हैं। तो करेक्शन जो है इस सेगमेंट के अंदर वो दैट वुड नॉट एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, बट जो टाइटन करेगा ये फाइनेंशियल कंडीशंस को, ठीक है, कि इतने हाई लेवल पे पैसा जो लगा हुआ है अगर वो डूबता है, वो एआई को बंद नहीं करेगा, ठीक है, बट ऐसा है कि जो मार्केट है, जो उसकी आप कह सकते हो कि सुपरियोरिटी है, जो फेमस अभी एआई हो चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो ट्रस्ट है, वो टूटने के चांसेस हैं। तो ये आपको ये इको सर्वे ने बोला है। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द इको सर्वे टुडे, कि इंप्लीकेशंस हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है, एक्सपेंशन एरिया अंडर मेज जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है बाकी क्रॉप्स के द्वारा फूड सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रिवियल पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पर ये चीज बोला गया है कि जो कल्टिवेशन ऑफ मेज है, इट कैन रिजल्ट इन फर्दर इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, क्योंकि अब आप देखोगे कि हम एडिबल ऑयल्स जो हैं उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, प्लस अब हम यहाँ पर इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए मेज वाला एरिया, शुगर केन वाला एरिया एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनका एरिया जो है वो भी कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास अब लैंड है जिसके ऊपर चीज़ें ग्रो की जा रही हैं, ठीक है, वो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली हमें देखने को भी चीज़ें मिल रही हैं, ऑल्दो इतना ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुआ है। तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर आप डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को ग्रो करोगे, मतलब अब अगर आप इतना एरिया में वीट ग्रो कर रहे थे, अब इतने बाकी एरिया में अगर आप राइस या डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, अब आपको सरकार बोल रही है कि वीट वाला एरिया को ही कम कर लो, वीट वाला एरिया कम हो गया, अब आप फूड क्रॉप जो फूड ग्रेन उगा रहे थे वो कम हो गए, यहाँ पर आप मेज उगाना शुरू करो, धीरे धीरे करके इस एरिया राइस वाले एरिया में मेज क्रॉप उगाना शुरू कर रहे हो, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग में आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि फूड स्कार्सिटी व्हेन इट कम्स टू ग्रेन, या इवन के हमारे जो आप कह सकते हो कि फूड से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है, उनकी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती है। ये आपको इको सर्वे ने बोला है कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में मेज की इंक्रीजिंगली यहाँ पर आप देख रहे हो कि पल्सेस, ऑयल सीड, सोयाबीन, मिलेट्स के साथ यहाँ पर टक्कर है, ठीक है, एंड इवन कॉटन के साथ भी। एंड लैंड, वाटर एंड लेबर जो है वो तो सिमिलर ही है। अब रिड्यूस्ड देखने को मिला है एकड़ेज किसके अंदर, पैडी के अंदर, राइस को लेकर। हाउएवर अभी तक मटेरियलाइज इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ये फूड सस्टेनेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट लैंड तो उतने हमारे पास है पैच जिसके अंदर आप उगा सकते हो। तो जो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैं स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंजम्पशन बास्केट के लिए, एंड न्यूट्रिशनल आउटकम जो है अभी तक वो देखने को मिल रहे हैं कि लोअर है एज कम्पेयर टू द प्रायोरिटी जो कि अभी देखने को मिलते हैं नेशन के कल्टिवेटर्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी प्रायोरिटी है वो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, फूड ग्रेन्स है, एंड हमारे पास अभी तक ये प्रायोरिटी नहीं है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब इम्बैलेंस का रिस्क जो है ये बढ़ जाता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, वो एक्सपोज करेगा डोमेस्टिक मार्केट्स को एंड फूड प्राइसेस को, ताकि हमारी जो ग्रेटर वॉलेटिलिटी है वो बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वॉलेटिलिटी को अभी हमें कवर करना है, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसका फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो फूड सिक्योरिटी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ बोला है कि जो हाईलाइट यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जो टेंशन है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, एंड आत्मनिर्भरता इन फूड, ठीक है। आत्मनिर्भरता हमारे होल सेक्टर्स की बात करता है, आत्मनिर्भरता इन फूड की जब हम बात कर रहे हैं वो अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें फूड जो है उसको यहाँ पर सिक्योर करके रखने की जरूरत है। तो अब दोनों की जब ब्लेंडिंग हो जाती है तो वो डिलीवर कर सकता है टैंजिबल गेन्स को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑयल सब्सटीट्यूशन, क्रूड ऑयल की सब्सटीट्यूशन करनी है, रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज है, रिड्यूस्ड एमिशंस है, इंक्रीज पेमेंट्स ऑफ फार्मर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आत्मनिर्भरता प्लस अब जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ पर यही बोला गया कि अगस्त 2025 के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग ने सेव किया है इंडिया के मोर देन 1.44 लाख करोड़ रुपीस फॉरेन एक्सचेंज, एंड यहाँ पर फेस किया है सब्सटीट्यूशन ऑफ अबाउट 245 लाख मीट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। देन नोटेबल राइज इन इंडियाज ऑयल सोर्सेज, ये सीए की हाईलाइट्स है सर्वे के अंदर, कि अब यहाँ पर बोला गया है कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज है जहाँ से इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है वो डाइवर्सिफाई हो गए, ठीक है। नवंबर 2025 के अंदर आप देखोगे कि जो क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट लीबिया, इजिप्ट, ब्राजील, यूएसए एंड ब्रुनेई से हो रहा था वो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू, उन्होंने बोला कि लास्ट अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, जो आप बाकी कंट्रीज इसके अंदर देखें और किस किस कंट्री से इंडिया जो तेल इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक एंड वेनेजुएला है, बट उनका जो शेयर है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में ट्रेंड लाइन आपको ये बोलती है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, क्योंकि प्रोक्योर करने के लिए ऑयल जियोपॉलिटिकल इशूज है, उसकी वजह से उसको बचने के लिए किसी सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखनी है। अब यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है अदर कंट्री से, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ देम जिससे हम ले रहे हैं तेल, क्रूड ऑयल, यूएस, इजिप्ट, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया जो है उनसे हमारा जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। अप्रैल और नवंबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर में यूएसए का जो शेयर है इंडिया के इंपोर्ट का वो 8.1%
बढ़, जो आप कह सकते हो यूएसए का शेयर 8.5%, 8.1% हो गया है 4.6% इन द सेम पीरियड फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर। एंड यूएई का जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया है 9.4% से 11.1%, लीबिया का 0.1 से 0.5, इजिप्ट का 0.3 से 1.4 एंड नाइजीरिया का 2.2 से 3.3%। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देन कटिंग कार्बन एमिशन शुड नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी, आपके सर्वे ने ये चीज़ आपको बोली है कि अब उन्होंने बोला कि कार्बन एमिशंस को हम कट करना शुरू कर रहे हैं, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, है ना, अभी आप इनोवेशन की बात करना शुरू कर चुके। अब आपका जो अलाइनमेंट है डेवलपमेंट का, दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स कि आपको एमिशंस करनी ही पड़ेंगी। उन्होंने बोला आप ठीक है, मान रहे हैं, सर्वे आपका यही बोल रहा है कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो मीनिंगफुल कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, बट इट इज़ अनलाइकली कि हमारा सिविलाइजेशनल कोलैप्स तो नहीं होने वाला। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स नहीं होने वाला, जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो ऑलरेडी मीनिंगफुल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिससे हम चीज़ें सीखेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमें अब मोर ड्यूरेबल लो कार्बन पाथवेज को बोला जा रहा है कि रैपिडली आप इम्पोज करो, एंड रादर देन ये बोला जा रहा है कि कंस्ट्रेंट करो दैट आपकी जो ग्रोथ को इरोड करता है। मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको लो कार्बन पाथवेज के ऊपर चलना चाहिए, रादर देन कि आप एकदम से इमीडिएटली चीज़ों को स्टॉप करने की बात करो और बोल रहे सीधा ग्रीन की तरफ चला जाओ, क्योंकि आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, आपको लो कार्बन एमिशंस की तरफ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए रादर देन जीरो कार्बन एमिशंस। दैट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, जीरो कार्बन एमिशंस, ठीक है, लो कार्बन एमिशन शुड बी अ प्रायोरिटी। एंड उन्होंने बोला कि अब चैप्टर ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल रिस्क है जो थ्रेटन करता है फूड प्रोडक्शन को, लाइवलीहुड को, एंड कंट्रीज को लेकर आता है एट वेरियस टाइम्स के सपोर्ट करे डेवलपमेंट कंट्रीज की जो कि अभी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, जिसमें इंडिया भी है जो कि डेवलपिंग फेज में है, जो ट्रांजिशन करना चाहता है अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, बट फॉर द सेम टाइम अगर आप देखो हमारे लिए वो एक कॉग्निजेंट या एक डेवलपमेंटल नीड भी है कि हमें अभी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अब हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई। लेटेस्ट सर्वे जो है एक्सप्लिसिटली यही बोलता है कि मिटिगेशन आपको क्या करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर सबसर्विएंट टू अडेप्टेशन होना चाहिए, यानी कि जो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज मीनिंगफुल निकलने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली लो कार्बन इंपैक्ट की तरफ आप चलो, जीरो कार्बन एमिशंस की बात अभी मत करो। तो अब इंडिया का जो स्टांस है क्लाइमेट नेगोशिएशन का, उसके काफ़ी हद तक ये अब आप कह सकते हो कि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जा रही है। तो उन्होंने बोला कि जो स्कार्स फिस्कल रिसोर्सेज हैं दे शुड नॉट बी डाइवर्टेड, ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर के अंदर भी आपका पैसा लगना है, एग्रीकल्चर के अंदर भी, पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर भी, और एक्सेलरेट करने के लिए कोई ऐसा मिटिगेशन माइलस्टोन। तो ये पैसा जो अब लगना चाहिए था इन सेक्टर्स के अंदर, आप किसके अंदर लगा रहे हो? कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए लगा रहे हो, कि उस बजट को कट करके इनको यहाँ पर आप ओवर पावर या ओवर शैडो नहीं कर सकते इन दैट सिचुएशन, कि जो पैसा हेल्थ सेक्टर पे लगना चाहिए उसी पे लगाइए, उसके बाद जो आपके पैसा ऐसे एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो आप कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ लगाइए, नहीं तो आप लो कार्बन एमिशंस की तरफ जाइए। ये सिंपल से आपको बात बोली उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो स्ट्रेंथन करती है हमारे रेजिलियंस को और हमारी वल्नरेबिलिटी को भी रिड्यूस करेगी। तो इसका मतलब यही है कि हमें इट शुड बी ट्रीटेड कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द क्लाइमेट स्ट्रैटेजी रादर देन कंपीटिंग विद इट। हमें बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है क्लाइमेट चेंज की उसके साथ कंपीट नहीं करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। ये सिंपल सी ये बात की गई है। कंपीट हम तब करेंगे जब हम इक्वल फुटिंग पे डेवलप्ड नेशन बन जाते हैं। कंपीट करने का फायदा बराबरी वालों के साथ ही होता है, यही चीज़ बोली जाती है जनरल केस में। तो लेमैन टर्म्स में ये चीज़ बोली है कि अभी हम सिर्फ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंपीट करने की स्थिति में आप अभी नहीं हो, इतना पैसा ना आपके पास है ना इनोवेशन आपके पास इतनी है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ये सर्वे की रिपोर्ट बताती है। देन फाइनली आज इको सर्वे के आपके सारे टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर में थे वो कवर कर दिए। ऑल्दो आपका जो लेक्चर है 1.5 घंटे का हो चुका है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद इट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। स्टिल कोई डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो हमारे पास फाउंडेशन बैचेस है, जीएस के भी, ऑप्शनल्स के भी, स्टेट पीसीएस के भी। तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको असिस्ट कर देगी, या sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई डाउट है टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हो। That is all from my side today. Thank you.